ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईसीएम के लिए खास तौर से, ठीक है। और आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया में एक मैं जो डाटा के हिसाब से बता दूं, इंडिया में सबसे ज्यादा ड्रग रेजिस्टेंस वाले लोग हैं। और वो क्यों है? क्योंकि एंटीबायोटिक ओपनली ऐसी ही मिल जाती है, लोग खुद खरीद लेते हैं। लेकिन बाकी डेवलप कंट्रीज में से देखा जाए तो एंटीबायोटिक को हम ऐसे ही नहीं खरीद सकते। और एक मिनट, हाँ, ठीक है, एंटीबायोटिक ऐसे नहीं खरीद सकते। और यहाँ पे एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर मिल जाती है। कोई मुझे बताएगा कि हम ड्रग रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों है? कोई मुझे बता सकता है? एक तो ये फैक्टर है कि एंटीबायोटिक हम ले लेते हैं, छोटे छोटे रीजन, कुछ भी कारण होते हैं तो ले लेते हैं। कोई बता सकता है और क्या फैक्टर है? सर क्या क्वेश्चन पुटअप किया सर आपने? मैंने कहा कि इंडिया में जो डाटा बताता है, इंडिया में सबसे ज्यादा लोग ड्रग रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये ड्रग जी रेजिस्टेंस इतने लोग कैसे हो गए और क्या फैक्टर हो सकता है? सर हम्म एमडीआर वगैरह लाइक हम्म एमआरएसए। हाँ ठीक है, ये तो एंटीबायोटिक फैक्टर्स हो गए, है ना। जी कि एंटीबायोटिक हमें ऐसे ही मिल जाती है और हम ओवर द काउंटर या छोटे छोटे मोटे रीजन से हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो एंटीबायोटिक यूज या मेडिकेशन का यूज करना वो एक फैक्टर हो गया। अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? कोई आप में से और कोई? अमृता है, राखी है, भारती सर है। बिकॉज हाँ हेलो हाँ राखी। सर एक चीज ये भी हो सकती है बिकॉज इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल इज नॉट एज मच यस वाइड, यस। है ना। हाँ, दिस कुड बी अ अवेयरनेस, मेन रीजन। या अवेयरनेस और अवेयरनेस नॉलेज की कमी है। मैं एंड आपको, सर हाँ मेन थिंग इज कम्युनिकेशन आल्सो, वी कैन से कम्युनिकेशन। हाँ हाँ, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती। जिस चीज का कम्युनिकेशन होना चाहिए या अवेयरनेस स्प्रेड होनी चाहिए, उसकी ना होके फालतू चीजों की बहुत होती है यहाँ पे, है ना। मीडिया और एंटरटेनमेंट और ये वगैरह वगैरह। लेकिन हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस बहुत कम है। और कोविड के बाद से लोग अब थोड़े से अवेयर होने लग गए, है ना। और कोई बताएगा कोई क्या फैक्टर हो सकता है जो मेन सबसे? तो सर देखो, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी कम है और मेन है प्रैक्टिस जो है, मतलब हाँ लोकल एरिया में जो है वो अनएजुकेटेड पीपल भी हैं जो मतलब ऐसे ही हाँ, मेडिसिन दे देते हैं। उन लोगों को नहीं पता राइट होता, वो ऐसे ही एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। राइट राइट राइट। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है। ये शायद आपको पता हो या नहीं भी पता हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे बड़ा रीजन है जो कि हम लोग ड्रग रेजिस्टेंस हो रहे हैं, ठीक है। मेडिकेशन का हमने देख लिया, अवधेश ने बताया मेडिसिन की वजह से, राखी ने बताया अवेयरनेस की वजह से, अमृता ने बताया कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कम है, हेल्थ फैसिलिटीज कम है, इसकी वजह से, है ना। सबसे बड़ा अगर फैक्टर देखा जाए जो कि हमारा कंट्री खुद छुपाता है अपने लोगों से, ठीक है, वो फैक्टर है कि जो हम अब आप लोग देखो, कोरोना के टाइम से फ्रूट्स ज्यादा खाने लग गए लोग, राइट। फ्रूट्स खाते पहले भी खाते थे, लेकिन कुछ कुछ लोग अब ज्यादा, डिमांड अब फ्रूट्स की ज्यादा होगी, क्योंकि कहते हैं कि यार वेजिटेबल्स फ्रूट्स मिलना चाहिए, है ना। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, सिर्फ खाना ही सफिशिएंट नहीं है। फ्रूट से विटामिन मिनरल्स वगैरह भी मिलते हैं, तो इसलिए फ्रूट्स को इंक्लूड करने लगे। और आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि फ्रूट्स जब खाते हैं तो हमें केमिकल का टेस्ट आता है? ये तो पता ही होगा, न्यूज में भी आता रहता है, मीडिया में भी आता है कि कैसे पहचाने फ्रूट्स को कि केमिकल वाले हैं, है ना। लगता है आपको खाते वक्त केमिकल जैसी फीलिंग आती है? ऐसा लगता है कि पहले के फ्रूट्स जब हम छोटे थे तब अलग थे और अब के फ्रूट्स थोड़े अलग है? लगता है, मानते हो आप? हाँ जी सर, सर। यही तो है। अब जो ग्रोइंग का मतलब हाँ टाइप है वो चेंज हो चुका है। पहले से पहले ऑर्गेनिक चीजें ज्यादा होती थी। हाँ हाँ, ठीक है। तो फ्रूट्स का आप सबको पता है कि फ्रूट्स में केमिकल्स बहुत ज्यादा है। लेकिन फ्रूट्स क्या हमारी प्राइमरी नीड है क्या? नहीं, वो सेकेंडरी नीड है। फ्रूट्स नहीं भी मिलेगा तो भी हम आराम से जिंदा रह सकते हैं या हमें न्यूट्रिशन मिल सकता है। हमारी प्राइमरी नीड है सब्जियां, ठीक है, सब्जियां जो खाते हैं और ये सारी चीजें। अब सब्जियां
आपको पता है प्राइमरी नीड भी है, और इंडिया की पॉपुलेशन आपको भी पता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भी है, और इतने बड़े पॉपुलेशन को कवर करना है तो उनकी डिमांड पूरी करने के लिए क्या यूज होगा? केमिकल यूज होगा। चलो फ्रूट्स पे लगा रहे हैं वो तो कोई बात नहीं, वो सेकेंडरी नीड भी है, लेकिन आपको पता है सब्जियों में फ्रूट से भी ज्यादा केमिकल डाला जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, सब्जियों की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि हर एक जन को खानी है, रोज खानी है और हर टाइम खाना, ठीक है? तो इसलिए सब्जियों में इतना हाई केमिकल यूज किया जाता है, और जो कि हमें इसलिए फील नहीं होता क्योंकि वो सब्जियां पक जाती है, मसाले डल जाते हैं, तो इसलिए केमिकल का जो इफेक्ट है, या इफेक्ट नहीं बोलूंगा मैं, जो इसेंस है या फिर टेस्ट है, वो छुप जाता है। और इस वजह से हमारी बॉडी में जो हर टाइम हम जो केमिकल खा रहे हैं ना, ये सब्जियों से और जो भी चीजें हम खाते हैं, ठीक है, चाहे वो नॉनवेज हो या वेजिटेरियन हो, दोनों में केमिकल यूज हो रहा है पॉपुलेशन को कवर करने के लिए, ठीक है? और अगर केमिकल नहीं यूज होगा तो ग्रोथ कम होगी सब्जियों की ड्यूरेबिलिटी कम होगी, वो ज्यादा दिन तक नहीं फ्रेश रह पाएगी, और ज्यादा दिन तक फ्रेश रहे, दूर दूर से आए, खासतौर से जो दिल्ली में रहते हैं, मेट्रो सिटीज में लोग रहते हैं, उन तक जो सब्जियां पहुंचती है ना, वो बहुत ही हाई केमिकल वाली रहती है, और इसी वजह से ड्रग रेजिस्टेंस ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है? कारण जो मेडिकेशन लेने से या आप हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं वो सेकंड सेकंड है, लेकिन फर्स्ट जो रीजन है इंडिया में जो नंबर बढ़े हैं ड्रग रेजिस्टेंस के, वो इस वजह से बढ़े हैं क्योंकि हमारे हर एक खाने में केमिकल यूज होता है। खास तौर से चलो ये तो खाना हो गया, जो हम बेकरी आइटम्स या फिर हम जो कुछ ऐसे चिप्स या केक्स या कुकीज ये सब खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, इसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल यूज होता है, जो कि बाहर के देशों में, डेवलप कंट्रीज में 10 से 15 साल पहले बैन हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारे कंट्री में बैन नहीं हुआ। और ये जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल है या फिर ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो फ्लेवर या इसेंस या कलर ऐड करते हैं, ये सब चीजें हमारे बॉडी में ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो कि हमारा देश खुद हमसे छुपाता है, लोगों से छुपाता है, क्योंकि ये नहीं छुपाएगा तो लोग क्या करेंगे? बगावत कर देंगे, लोग अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे, है ना? तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो छुपानी पड़ती है, और पॉपुलेशन को कवर भी करना है यार, उनकी नीड को भी पूरा करना है, पेड भी करना है सबको, है ना? और इसके बिना हो नहीं सकता। तो आज हम देखेंगे इस टॉपिक में कि ड्रग रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक पॉलिसी के पीछे क्या क्या फैक्टर हैं। कुछ बातें हम बाहर से देखेंगे और कुछ बातें हॉस्पिटल से रिलेटेड देखेंगे कि हॉस्पिटल में क्या पॉलिसी चलती है, और एक आईसीएन को क्या बातें ध्यान रखनी होती है एंटीबायोटिक पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है? तो मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ। ड्रग रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ द माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट, फंगी टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ द केमिकल ड्रग दैट would normally kill it or limit its growth. It is the reduction of the effectiveness of a drug in curing a disease or कंडीशंस। तो आपने देखा होगा ड्रग रेजिस्टेंस जो होता है हमारी बॉडी में, ये क्या है? माइक्रोब, जो हमारे बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट, फंगाई हैं, इनकी ग्रोथ को, है ना, इनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हमने कुछ ड्रग्स बनाए हैं, एंटीबायोटिक्स बनाई है, मेडिकेशंस बनाई है। ये केमिकल्स इनकी ग्रोथ को रोकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सिर्फ ग्रोथ को ही नहीं रोकते, ये हमारे बॉडी के सेल्स को अफेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी टिश्यूज को अफेक्ट करते हैं, ठीक है? New resistance mechanisms are emerging and spreading globally, threatening our ability to treat common infections, disease, resulting in prolonged illness, disability, and death. Without effective antibiotics for the prevention and treatment of infections, medical procedures such as organ transplantations, cancer chemotherapy, diabetes management, and major surgery, for example, cesarean sections or hip replacements, become a very high risk. ठीक है? बहुत सारी बीमारियां हमारे देश में, बहुत सारी बीमारियां, ठीक है? और बीमारियां हर साल एक एक नई नई बीमारी आती जा रही है, और नई नई जितनी बीमारियां आएंगी उतना ट्रीटमेंट आएगा, उतने मेडिकेशंस आएंगे। साइंस बढ़ रही है तो मेडिकेशंस में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, साथ ही साथ मेडिकेशंस बढ़ भी रही है, लेकिन हमारा शरीर केमिकल के लिए नहीं बना है, ठीक है? बीमारी आती है, हम दवाइयां खाते हैं, क्या है? केमिकल है, हमारा उस चीज के लिए नहीं बना है। हाँ, ठीक करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है, लेकिन इसलिए कहते हैं कि नेचुरली आप जितना हेल्दी रह सको या दवाइयों से दूर रह सको उतनी अच्छी बात है। हाँ, लेकिन ये भी नहीं कि बिल्कुल ही दवाई ना लो, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें लेनी ही पड़ती है। और ये जो मेडिकेशन ये हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट डालती है, हमारी हो सकता है कि परेशानियों को ठीक करती तो है, लेकिन साइड बाय साइड दूसरी परेशानियां भी क्रिएट कर देती है ना? एक एक बीमारी तो ठीक की, लेकिन दूसरे ऑर्गन्स पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो भी एक बड़ा सवाल है आज की डेट में, क्योंकि जो भी मेडिकेशन हम ले रहे हैं वो कितनी सही है हमारे लिए और कितनी नहीं, ये बाद में पता चलता है ना? और मैंने क्या क्लिक कर दिया, एक मिनट, ड्रग रेजिस्टेंस। अब हम इसके फर्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो कि ड्रग रेजिस्टेंस है।
जूम, ठीक है। यूज ऑफ एंटीबायोटिक, एक इमेज दिखा रखी है कि नर्स से वो हर एक इंफॉर्मेशन पूछना चाहता है अपने अंकल के लिए, अपने लोगों के लिए कि, और ये एक सही बात रहती है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन है या जो भी ट्रीटमेंट प्लान है पहले समझ के लो, अपने कंफ्यूजन्स और अपने जो डाउट्स को क्लियर करके लो, है ना। हाफ नॉलेज बहुत ही खराब, मतलब एक खतरनाक चीज होती है, इसलिए फुल नॉलेज रखना हमें बहुत जरूरी होता है। और इसके अंकल पूछ रहे हैं कि क्या आप, तुमने एंटीबायोटिक का जो यूजेज है, यूज कैसे करना है वो पूछ लिया है, तो वो बता रहा है हाँ मैंने सब कुछ समझ के ले लिया। समझ के लेना बहुत जरूरी होता है, तभी हम अपने आप को सेफ या अपने लोगों को सेफ रख सकते हैं, है ना। इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज ए वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, ये दुनिया भर की प्रॉब्लम है। एंटीबायोटिक का यूसेज जब एंटी पेनिसिलिन बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वो खुद भी परेशान था कि मैं, वो भैया पछता रहा था कि ये मैंने क्यों बना दिया, क्योंकि उसके जो इम्पैक्ट है ना, इस चीज को क्योर तो कर देती है लेकिन उसके अदर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा थे। और अराउंड 12 जब मैं पढ़ रहा था तो अराउंड 12 जो उसके कैटेगराइजेशन बनाने के बाद उसने रोक दी थी। वो चाहता तो और भी आगे स्टडी को कैरी ऑन कर सकता था, लेकिन जितनी चीजें वो इन्वेंट कर रहा है, बना रहा है, उतनी वो अच्छी तो है लेकिन साथ ही साथ उससे ज्यादा हार्मफुल भी है, ठीक है। और उसी चीज को आज हम समझेंगे कि क्या हार्मफुलनेस है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। व्हाट डज द रेजिस्टेंस मींस इन ए रिलेशन टू ए ड्रग, तो ड्रग के रिलेशन में रेजिस्टेंस क्या मतलब रखता है। रेजिस्टेंस इज ए अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू एंटीमाइक्रोबियल एजेंट इन ए स्टैंडर्ड डोज, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड डोज अगर मिला, एक अप्रोप्रिएट, एक सही डोज मिला है, तो वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रेजिस्ट करता है, या उनके जो वो जो बीमारी फैला रहे हैं या बॉडी को खराब कर रहे हैं उसको रोकता है, अगर सही डोज मिले तो, और हमें सही दवाई मिले तो, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंस, नॉर्मल एंटीबायोटिक मैकेनिज्म यहाँ पे दिखा रखा है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ड्रग एट द साइट ऑफ द इन्फेक्शन मस्ट इनहिबिट द ऑर्गेनिजम्स एंड आल्सो रिमेन बिलो द लेवल दैट इज टॉक्सिक टू ह्यूमन सेल, मतलब वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल भी करे और जो ह्यूमन सेल्स को है अफेक्ट भी ना करे, तब एक हम कहेंगे कि नॉर्मल एंटीबायोटिक मैकेनिज्म है, वो जो एंटीबायोटिक है उसको परफेक्ट मिली है और उसके शरीर पे काम की है। लेकिन एबनॉर्मल में क्या हो जाएगा कि वो माइक्रोऑर्गेनिम्स को तो अफेक्ट करता ही करता है, लेकिन सेल्स को भी, हमारे सेल्स को भी डैमेज करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का मीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है, माइक्रोब्स दैट आर इनिबिटेड बाय, यूजुअली इनिबिटेड मतलब पेनिट्रेट करना या उसको इनिबिट करना, बाय यूजुअली अचीविंग सिस्टमिक कंसंट्रेशन ऑफ ए एंटीमाइक्रोबियल एजेंट विद द नॉर्मल डोसेज शेड्यूल एंड और फॉल इन द मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन रेंज। तो ये जो माइक रेंज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आप लोग देखते होंगे अगर हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर हैं, समझो 10 ऐसे अच्छे डॉक्टर्स हैं और जो अंदर का स्टाफ ही जानता है, जो उनके साथ काम करते हैं ना, जो नर्सेज होंगी, जो कई सालों से उनके साथ काम करते आ रही है, उन्हें पता होता है यार ये इसमें से 3 डॉक्टर बड़े सही है, 3 डॉक्टरों का हाथ बहुत बढ़िया है, 3 डॉक्टरों के पेशेंट्स बहुत बार अच्छे से सही ठीक होके जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेन जो डॉक्टर का काम होता है ना, वो होता है ड्रग फार्मूला बनाना। अब आपको एग्जांपल दे दूं, ब्लड प्रेशर की दवाइयां तो बहुत सारी है ना। अगर मुझे कल को ब्लड प्रेशर की तकलीफ होती है तो मैं क्या ब्लड प्रेशर की दवाई जो मेरे पापा खाते हैं क्या वही खाने लग जाऊंगा? नहीं, अलग अलग नाम से है, अलग अलग उसके फैक्टर्स हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट होता है, लैब टेस्ट आते हैं, उसके हिसाब से, हमारे पैरामीटर्स के हिसाब से हमें एक सूटेबल मेडिसिन मिलती है ना। क्योंकि वो ये देखते हैं कि इसकी माइक रेंज इसकी बॉडी पे एकदम सूटेबल है। ये फॉर्मूला जिस डॉक्टर को अच्छे से आता है ना, वो डॉक्टर बहुत बेस्ट होता है। और सारा खेल दवाइयों के ऊपर, जो सही से सही डोज दे पाए, सही मेडिकेशंस को बता पाए, वही। तो मिनिमम इनिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, कि मतलब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे एक्ट भी किया, उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोक भी दिया और टिश्यूज भी डैमेज ना हो, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाता है रेजिस्टेंस, कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इफेक्टिव नहीं रही तो वो क्या करेगा, सर्वाइव हो जाएगा माइक्रो और मल्टीप्लाई होने लग जाएगा, है ना। साथ ही साथ टिश्यू भी डैमेज हो गए हैं हमारे, और उसकी ग्रोथ, जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के लिए हमने जो दवाई दी थी वो काम नहीं आई, तो इसलिए उसका ये भी हो रहा है। अब जैसे कोविड में देखो, कोविड के स्ट्रेन्स को रोकने के लिए वैक्सीनेशन बनाई, वैक्सीनेशन होने के बाद फिर स्ट्रेन्स बनने लग गए, है ना।
क्योंकि उसको रेजिस्ट कर दिया, उस वायरस ने, कोरोना वायरस ने उसको, कुछ कोरोना वायरस ने रेजिस्ट किया, तो इतने सारे वेरिएशंस आ गए, इतने सारे वेरिएंट्स आ गए, और दुनिया में इसलिए अलग अलग टाइप की वैक्सीनेशंस भी आ गई। जितनी टाइप की वैक्सीनेशंस बनेगी उतने टाइप के, उससे भी ज्यादा, है ना, स्ट्रेन्स भी आते रहेंगे, वेरिएशंस आते रहेंगे उनके अंदर। ये वाई रेजिस्टेंस इज ए कंसर्न। कंसर्न क्यों है आज की डेट में एक दुनिया के लिए? ठीक है, रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स लीड टू ए ट्रीटमेंट फेलियर। ऑब्वियसली अगर रेजिस्टेंस होए, ड्रग रेजिस्टेंस होए, मतलब ड्रग काम ना करे, तो ट्रीटमेंट फेल हो जाता है ना। मॉर्टेलिटी रेट, जो हमारे डेथ रेट है, वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम ट्रीटमेंट फेल हो रहे हैं तो डेथ रेट भी बढ़ेंगे। रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में स्प्रेड इन द कम्युनिटी। ये जो रेजिस्टेंस है, ये बैक्टीरिया, जो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है, ये भी कम्युनिकेबल बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया एक से दूसरे को लग जाता है, उसके शरीर में चल जाता है, और वो उसके शरीर में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और ये कम्युनिकेबल है, इसलिए ये कम्युनिटी में स्प्रेड इजीली हो जाता है। ठीक है, लो लेवल रेजिस्टेंस कैन गो अनडिटेक्टेड। अगर जो लो लेवल का रेजिस्टेंस है ना, वो जल्दी से डिटेक्ट नहीं होता, तो मुश्किल हो जाती है कि उसके शरीर में रेजिस्टेंस हो रखा है, और इसलिए ट्रीटमेंट भी बार बार फेल होता है। एडेड बर्डन ऑन द हेल्थ केयर कॉस्ट। ऑब्वियसली अगर ज्यादा ही ये रेजिस्टेंस क्रिएट होता रहेगा, है ना, ये सिर्फ हेल्थ केयर का ही कॉस्ट नहीं बढ़ाएगा, ये पेशेंट का भी कॉस्ट बढ़ाएगा, क्योंकि आज आके खरीदनी किसको है दवाइयाँ? पेशेंट को खरीद ली है ना। और हेल्थ केयर की भी कॉस्ट बढ़ेगी, गवर्नमेंट के ऊपर भी ये बढ़ेगा, क्योंकि उतने पेशेंट्स आ रहे हैं, उतने बेड अवेलेबिलिटी, उतने रिसोर्स अवेलेबिलिटी, और पेशेंट के लिए भी मनी अरेंजमेंट्स एंड मनी के हिसाब से उसे कॉस्ट को भी बेयर करना पड़ेगा, है ना। थ्रेटन्स टू रिटर्न टू ए प्री एंटीबायोटिक एरा। तो ये जो था ना, ये इसके लिए साइंटिस्ट के लिए, या रिसर्चर्स हैं, या जो भी हेल्थ केयर के बड़े लोग हैं, वो प्री एंटीबायोटिक एरा में नहीं जाना चाहते। ये चीजें हमें एक उस एरा में, उस दौर में घसीट रही हैं, जहाँ पे प्री एंटीबायोटिक प्रॉब्लम्स, है ना, कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उन लोगों के अंदर है, और सबके अंदर अगर ऐसा ये रेजिस्टेंस आ गया, तो उतने ही ट्रीटमेंट फेल होंगे, उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रेशर बहुत होता है मैनेजमेंट के ऊपर, कि क्या मेडिकेशन सेलेक्ट करे, क्या डोज सही से सुटेबल हो, कि ताकि रेजिस्टेंस भी ना क्रिएट हो और इफेक्ट भी आ जाए। ये आज की डेट में बहुत बड़ा कंसर्न है। हाउ रेजिस्टेंस डेवलप, तो डेवलप कैसे हुआ हमारे शरीर के अंदर? ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेज दिखा रखी है। तो जेनेटिक जीन्स में म्यूटेशन होता है, जिससे कि ड्रग रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ आप देख रहे हो, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये नॉन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, मतलब एक नॉर्मल बैक्टीरिया था। ठीक है, हाँ, ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल तो था, लेकिन इसमें अभी तक रेजिस्टेंस नहीं हुआ था। ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन हमने एक एंटीबायोटिक दी। एंटीबायोटिक देने के बाद इस एक बैक्टीरिया या कुछ बैक्टीरियाज के डीएनए में चेंजेस हो गया। हमने उसको मारने के लिए जो दवाई दी ना, उसकी वजह से कुछ बैक्टीरियाज के अंदर डीएनए के अंदर चेंजेस हो गया, और उस डीएनए की वजह से क्या हो गया, ये सर्वाइव कर गए। एंटीबायोटिक उनके शरीर पे काम नहीं आई, और ये सर्वाइव कर गए, और ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बने। पहले ये नॉर्मल बैक्टीरिया थे, लेकिन अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर लिया है, ये पावरफुल हो गए हैं, और इन्होंने अपनी ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दिया। ऑब्वियसली वायरस, बैक्टीरिया, इन सब का, इस सब की प्रॉपर्टी ये होती है कि मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। तो ये चीज है, हमारी बॉडी तो फाइट करती है इनसे, लेकिन साथ ही साथ हम आर्टिफिशियल जो इम्यूनिटी देते हैं, है ना, नेचुरल इम्यूनिटी तो है ही, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी मतलब चाहे वैक्सीन के थ्रू हो या मेडिकेशन के थ्रू हो, वो उसको नहीं ये कर पाई, हरा नहीं पाई, है ना। तो इसलिए ये लोग स्ट्रांग हो गए, बैक्टीरिया स्ट्रांग हो गए ड्रग रेजिस्टेंस वाले, और ये मल्टीप्लाई हो गया, और इसके बाद हम जो भी ट्रीटमेंट देंगे वो फेल होता रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। तो ये एक साइकिल है, ये एक तरीका है, ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का। ठीक है, अब ये जो भी मेडिकेशन देंगे काम नहीं करेगी। अब कॉजेस, कैसे ये ड्रग रेजिस्टेंस होता है? अकॉर्डिंग टू WHO ने कुछ फैक्टर्स यहाँ पे बता रखे हैं। एक तो ओवर प्रिस्क्राइबिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओवर प्रिस्क्राइबिंग मतलब, चलो ये 3 दिन की एंटीबायोटिक ले लेना आप, है ना, एजिथ्रोमाइसिन, आपका गला खराब है, चलो एजिथ्रोमाइसिन 3 दिन का ले लो। गए बाद में, डॉक्टर साहब गला तो ठीक नहीं हुआ, डोज भी कंप्लीट हो गए, अच्छा ये नहीं हुआ, चलो आप एक काम करना, ये दूसरी एंटीबायोटिक शुरू कर दो, है ना। हो सकता है, अब जैसे कोविड के टाइम में बहुत लोगों ने एजिथ्रोमाइसिन ली थी, क्योंकि गला खराब है। एजिथ्रोमाइसिन का रोल कोविड में, मतलब ये है, कोविड है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन उस पर नहीं काम करती, है ना, एंटीबायोटिक उस पर नहीं काम करती। अगर एंटीबायोटिक काम कर रही होती तो आज डॉक्टर सबको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते, लेकिन
एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक लेते जा रहे हैं, वो यही सोच के कि शायद ये गला जो खराब हुआ है ये नॉर्मली बस एक फ्लू होगा या सीजनल होगा, है ना, और ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, यही रीजन है जो कि ओवर प्रिस्क्राइबिंग या बार बार हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं छोटी छोटी बात पे, इस वजह से भी रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। पेशेंट नॉट टेकिंग एंटीबायोटिक एज प्रिस्क्राइब, अगर पेशेंट ना ले, जैसे प्रिस्क्राइब की है वैसी ना ली, वो गया लेके कि मेडिकल स्टोर पे गया कि भैया मुझे ये एंटीबायोटिक चाहिए, उसके पास तो थी नहीं, बोला एक काम करो आप ये जेनेरिक ले लो या इससे ये सेम टू सेम ही है, बस कुछ कंटेंट कम ज्यादा होता है, अदर कोई एंटीबायोटिक ले ले। ये बड़ा कॉमन है हमारे देश में कि ये दवाई नहीं थी तो उससे मिलती जुलती ये है, बोलता है, बता देते हैं कि हाँ ये भी काम करेगी, ये भी ऐसा। और बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग होते हैं, सही डोज मिल रही है या नहीं मिल रही पता नहीं रहता, है ना। अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूज्ड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में चाहे वो वेजिटेबल्स हो या नॉन वेज हो, है ना, चाहे अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो एनिमल्स को भी इंजेक्शंस लगते हैं, चाहे आप दूध ही क्यों ना पी रहे हो, दूध के प्रोडक्शन के लिए भी उस गाय या भैंस को काफी इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, तो वो जो दूध है वो ज्यादा देगी। नेचुरली जितना आता था उतना ना आके ज्यादा देने के लिए, मतलब वो दूध वो एकदम नेचुरल दूध है क्या, या वो उतना इफेक्टिव दूध है क्या, है। आजकल मलाई ज्यादा आने के लिए इंजेक्शंस दे देते हैं, ये चीजें सही नहीं है। ये चीजें मतलब जो भी इंजेक्शन या केमिकल के यूज से क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो अंडे के ऊपर भी, मुर्गियों को भी दवाइयां देते हैं, ठीक है, गाय भैंसों को भी दवाइयां लगाते हैं, या फिर जो जानवर है खाते हैं वो भी दवाई लगे हुए होते हैं और वो खाते हैं। सब्जियों में यूरिया और वगैरह वगैरह बहुत हार्मफुल ये डाला जाता है, और ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक, ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी को ध्यान में नहीं रखा जाता, गंदगी बहुत हॉस्पिटल्स में दिखती है, ठीक है, और इसलिए कम्युनिकेबल डिसऑर्डर बहुत जल्दी हो जाते हैं। हॉस्पिटल ही सबसे बड़ा सोर्स है जहाँ से ये कम्युनिकेबल डिसीज आती हैं, और ये ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया भी कम्युनिकेबल है। अगर हम हैंड हाइजीन या प्रॉपर हाइजीन, है ना, सैनिटाइजेशन, ये सारी चीजें करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी इसके रोकथाम के लिए। पुअर हाइजीन रखते हैं, सैनिटेशन प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, ठीक है, लैक ऑफ रैपिड लेबोरेटरी टेस्ट, जल्दी रिपोर्ट्स नहीं मिलती है ना। हो सकता है कि ये 2-3 घंटे में भी मिल जाए, लेकिन लैब्स दे रही है एक एक दिन के बाद, जल्दी नहीं टेस्ट रिजल्ट आएंगे तो उतना ही डिले हो जाएगा हमें ट्रीटमेंट मिलने के लिए, ठीक है। हाउ इट स्प्रेड्स, स्प्रेड कैसे होता है, यहाँ पे आपको कुछ इमेज दिखा रखी है, जैसे दवाइयों के थ्रू एंटीबायोटिक गलत तरीके से ले रहे हैं, या डायरेक्ट डॉक्टर को ना दिखाया, टेस्ट नहीं किए और डायरेक्ट चले गए, है ना। बहुत बार तो क्या होता है कि डॉक्टर ने टेस्ट तो लिखे थे कि ये टेस्ट कर लेना, लेकिन टेस्ट महंगे थे तो टेस्ट नहीं करवाए, डॉक्टर साहब एक काम करो आप दवाई लिख के दे दो, है ना। अब डॉक्टर भी अब क्या करेगा, वो भी बिना टेस्ट के, अगर टेस्ट करा के लें तो सही से पता चल जाएगा कि किस बैक्टीरिया की ग्रोथ थी, ताकि उससे रिलेटेड मेडिकेशन मिलेगा, लेकिन टेस्ट तो करवाए नहीं क्योंकि पैसे नहीं थे, सिर्फ डॉक्टर की कंसल्टेशन के ही पैसे थे, है ना, तो डॉक्टर ने अपने मन से सिम्टम्स देख के दवाइयां लिख दी, तो हमें जो सही दवाई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, है ना। और बाकी चीज मैंने बताई थी यहाँ पे दूसरे इमेज में, एंटीबायोटिक्स आर गिवन टू द फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स एंड क्रॉप्स, है ना, जानवरों को और सब्जियों को ये सारी केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से ये चेन हमारे तक पहुंचती है। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ से ये गलत दवाई ली, गलत प्रिस्क्रिप्शन लिया, है ना, या मेडिकल स्टोर से ज्यादा हो गया, या एक दूसरे से ही सुन के, अच्छा आपका गला खराब हुआ था, कौन सी दवाई ली थी, उसने बता दी ये, और वही लेने चले गए मेडिकल स्टोर में। ये माल प्रैक्टिसेस जो है ना, ये सारी माल प्रैक्टिसेस हमारे बॉडी में ड्रग रेजिस्टेंस को क्रिएट करती है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, फैक्टर्स क्या क्या है, ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो कि हमने देखा ही था, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं, प्रिस्क्राइबर रिलेटेड फैक्टर्स हैं। ड्रग से रिलेटेड मतलब वही जो माल प्रैक्टिसेस वगैरह ये सब चीज करते हैं, गलत मेडिकेशंस दे देते हैं या ओवर प्रिस्क्राइबिंग कर देते हैं। एनवायरमेंटल मतलब जो सब्जियों पे या एनिमल्स में और इन सब पे इंजेक्शंस और केमिकल्स यूज हो रहे हैं। पेशेंट रिलेटेड कि पेशेंट अनएजुकेटेड है, उतना कुछ सोचते नहीं है, उन्हें पता नहीं होता है, या गलत दवाई दे दी जाती है, या लो स्टैंडर्ड मेडिकेशंस दी जाती है। आजकल लो स्टैंडर्ड, आपको पता है, लो स्टैंडर्ड मेडिकेशंस भी आती है जो कि हमें दिखता है ना 40%, 50-80% डिस्काउंट पे, ये सारी लो स्टैंडर्ड है। मतलब इसका जो क्वालिटी केमिकल कंपाउंड है या केमिकल क्वालिटी है, ये बहुत पुअर होती है, ये सॉल्ट जो बहुत पुअर होता है इसमें, इसीलिए वो जो दवाइयां होती तो हैं लेकिन
उतनी असरदार या क्वालिटी नहीं होती उसमें। और प्रिस्क्राइबर रिलेटेड कि भाई डॉक्टर उतना एजुकेटेड नहीं था, जूनियर डॉक्टर था, रात को कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था और उसने प्रिस्क्राइब कर दिया। प्रैक्टिस में था, वो बहुत सारे डॉक्टर्स प्रैक्टिस में होते हैं, है ना, और उस वजह से भी बहुत बार गलत दवाइयाँ या फिर लो इफेक्टिव दवाइयाँ मिल जाती है। फैक्टर्स ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, एनवायरमेंटल, जो हमने डिस्कस किया ही था। ह्यूज पॉपुलेशन सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, ओवर क्राउडिंग, बहुत ज्यादा क्राउड है, ओवर पॉपुलेशन है, इस वजह से हमें केमिकल यूज फूड और केमिकल यूज मतलब लो केमिकल का एक तो यूज ये हो गया कि हाँ क्रॉप्स पे एनिमल्स पे यूज हो ही रहा है, साथ ही साथ हमें चीप दवाइयाँ मिल रही है, सस्ती दवाइयाँ मिल रही है ना। आप देखोगे 10 में से मेडिकल स्टोर 8 जो मेडिकल स्टोर होंगे ना वो लो क्वालिटी की दवाइयाँ रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, मेरे कुछ दोस्त फार्मासिस्ट भी हैं, इनसे मैंने बहुत पहले बात की थी। तो जैसे अपोलो केयर हो गया, रेनबैक्सी की अपोलो फार्मेसी हो गई, ये बहुत अच्छी, देखो महंगी दवाई मिलेगी लेकिन इसका जो सॉल्ट होता है ना ये सबसे अच्छा होता है। ये एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि उसके पास पैरासिटामोल जो नॉर्मल दुकानों में 1 रुपए की मिलेगी तो वहाँ 1.5 रुपए की मिलेगी, है ना। तो लोग ज्यादातर किस तरफ जाएंगे, जहाँ पे सस्ती दवाइयाँ होती है, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि हाई क्वालिटी मेडिकेशन भी अवेलेबल होती है, तो ले ही रहे हैं तो कम से कम अच्छी क्वालिटी की ले। रैपिड स्प्रेड ऑफ द बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, पुअर सैनिटाइजेशन, इंक्रीज कम्युनिटी एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, इनफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, वाइड स्प्रेड ऑफ यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर एंड मेडिकेटेड क्लींजिंग प्रोडक्ट्स। तो ये चीजें हमने फैक्टर्स देखे ही हैं कि जो रैपिड स्प्रेड ऑफ बाय बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मतलब एक तो लैब टेस्ट बड़ा लेट होती है, या कम्युनिटी में इतना क्राउड है, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि जल्दी से ही स्प्रेड हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं ये एनवायरमेंटल रिलेटेड, पुअर सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन नहीं है, ठीक है, सैनिटाइजर नकली बिक रहे हैं। आपको पता नहीं होगा 90% जो इंडिया में सैनिटाइजर मिल रहे हैं वो नकली मिल रहे हैं, ठीक है, नीला दिख रहा है, पिंक दिख रहा है, लोगों को लग रहा है अरे वाह खुशबू आ रही है, बस हो गया, कि उनको लग रहा है सैनिटाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये कोई काम का नहीं होता, है ना। और कम्युनिटी स्प्रेड होता है इससे, जो ये ड्रग रेजिस्टेंस है ये कम्युनिटी में इजिली स्प्रेड हो जाता है। इनफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम्स, जैसे बताया था कि प्रोग्राम्स नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होते, अरे हॉस्पिटल के लोगों को नॉलेज नहीं है, बाहर के लोगों से क्या आप होप रख सकते हो, है ना। हॉस्पिटल का स्टाफ खुद इंटरेस्टेड नहीं होता। आप लोग अच्छे हो कि आप लोग देखो खुद होके सीख रहे हो, कुछ सीखना चाह रहे हो, लेकिन बहुत सारा ऐसा स्टाफ होगा, 100 में से मैं बताऊंगा 95% ऐसा स्टाफ है जो सीखना ही नहीं चाहता, बस हो गई नर्सिंग, हो गई डिग्री मिल गई, नौकरी कर रहे बस, है ना, लेकिन नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। बस 5% शायद मैं होप रख सकता हूँ कि जो सही में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं और सीखने की चाहत रखते हैं, ठीक है। ये एनवायरमेंटल रिलेटेड हो गया। ड्रग रिलेटेड मतलब ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी, इजीली कहीं पे भी जाओ दुकान में मिल जाती है, बाहर के देशों में ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी एक सिंपल एंटीबायोटिक भी नहीं मिलती। मैं बता रहा हूँ आपको, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जितनी भी डेवलप कंट्री है, आप एंटीबायोटिक ले ही नहीं सकते बिना प्रिस्क्रिप्शन के। काउंटरफीट एंड सब स्टैंडर्ड, मैंने बताया था ना, जो लो क्वालिटी सब स्टैंडर्ड की जो ड्रग्स हैं वो बहुत आसानी से, और 90% ऐसी दवाइयां बिक रही हैं केमिस्ट स्टोर पे, क्योंकि केमिस्ट वालों को भी फायदा होता है और साथ ही साथ लोगों को लगता है हमारा भी फायदा है क्योंकि सस्ते में मिल रही है, लेकिन देखा जाए तो वो इफेक्टिव नहीं होती, उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। हाँ, ये बनाई इसलिए है कि ताकि गरीब लोग भी एफर्ट कर सके। या इंडिया में 70% लोग क्या है, लोअर्टी में है ना, उनका मतलब मिड इसमें नहीं आते, लो इसमें आते हैं, तो इसलिए सब स्टैंडर्ड ड्रग्स बनाए हुए हैं जो नहीं एफर्ट कर सकते। इरेशनल फिक्स डोसेस कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटीबायोटिक, हमेशा जब भी कोई पर्सन आता है ना, एक ही डायग्नोसिस नहीं लेके आता है, वो उसको बहुत बार मैक्सिमम पेशेंट में मल्टीपल डायग्नोसिस होते हैं, ठीक है। आप चाहे एंटीबायोटिक ले रहे हैं लेकिन बाकी से अंदर से ऑर्गन, आया, ये फुल्ला की तरफ से। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना म्यूट ना हो जाए आप लोगों का, ठीक है। तो ये जो एसोसिएटेड डायग्नोसिस होते हैं ना, उसको ध्यान में रख के जो डॉक्टर्स फार्मूला बनाते हैं मेडिकेशंस का, वो नॉलेज बहुत कम डॉक्टर्स पे होती है, इसलिए हम एक बहुत बार डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा, या उनके ट्रीटमेंट का कोई असर ही नहीं हो रहा, 10-10 डॉक्टरों के पास जाके हमें फिर, है ना, काउंसलिंग लेनी पड़ रही है। ये इसी वजह से, क्योंकि वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते, और मैं कहूँ तो ये एक देखा जाए ना बाय गॉड गिफ्ट होता है,
या आप कितना भी पढ़ाई कर लो या कुछ कर लो, जैसे होगा ना, घर से रिलेटेड ले लो। अगर मेरी मम्मी चाय बड़ा अच्छा बनाती है, तो जरूरी नहीं कि मैं सेम वही स्टेप फॉलो करूं और वही चीज करूं कि सेम टू सेम टेस्ट मैं भी ले आऊं। हो सकता है, लेकिन हर एक के हाथों की चाय या हर एक के हाथों का खाना, सबका टेस्ट डिफरेंट होता है। चाहे वो स्टेप सेम ही क्यों ना फॉलो कर रहे हो, टेस्ट अलग बन के निकलेगा। वैसे ही सेम डॉक्टर्स का होता है। फॉर्मूला जो भी मेडिकेशंस का देते हैं ना, वो एक कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत ही कम डॉक्टर्स होते हैं जिनको फॉर्मूला सही से जज करना आता है और सही मेडिकेशन देना आता है। सोरिंग यूज ऑफ द एंटीबायोटिक दिस इन एट हायर लेवल्स, ठीक है। तो जो एंटीबायोटिक का जो डिसीजन होता है कि कौन सी देनी चाहिए, क्या देनी चाहिए, ये डिस्कशन नहीं होता। अब आप देखोगे छोटे मोटे हॉस्पिटल्स या क्लिनिक में जाओ, ठीक है, वहां पे डॉक्टर आया, राउंड लिया और उसने जो मेडिकेशन लिख दी, हो गया। और बड़े हॉस्पिटल्स में जाओगे ना, वहां पे क्या होगा कि ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स आएंगे। पहले आए उनके JRSR, फिर कंसल्टेंट्स, फिर प्रोफेसर्स, ये सब आएंगे, डिस्कशन करेंगे। ये क्यों दिया, ऐसा क्यों, नर्सेज भी साथ में खड़ी होती है, फिर ये काटो, ये बंद करो, ये नहीं दवाई देनी चाहिए, वो देनी चाहिए, है ना। और डॉक्टर से डिस्कशन होगा कि ये जो डिसीजंस होते हैं ना, कौन सा मेडिकेशन बेस्ट है। और जितना बड़ा स्टाफ होगा, जितने बड़े प्रोफेसर्स या कंसल्टेंट्स होंगे, ठीक है, उतना अच्छा हो सकता है, होप रख सकते हैं कि एक ट्रीटमेंट प्लान बने। ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में कि जहाँ पे कई डॉक्टर्स होते थे और फिर डिस्कशन पहले करते थे, प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाते थे, तब उसके बाद फाइनल डायग्नोसिस और फाइनल ट्रीटमेंट के ऊपर जाते थे, ताकि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ना हो, है ना, रिसर्च ना हो, उसको सही ट्रीटमेंट मिले। नेक्स्ट है पेशेंट रिलेटेड। हाँ, पुअर एडेंस ऑफ द डोसेज, उसको नॉलेज नहीं है कि कैसे कैसे डोसेज लेने हैं। उसको डॉक्टर ने तो लिख दिया BDHS वगैरह कि उसने नहीं समझा होगा शायद ठीक से, गरीब था, दवाई नहीं ले पाया, या फिर सस्ती दवाई ले ली, है ना। सैनिटाइजेशन की कंसेप्ट नहीं पता उसे, एजुकेटेड नहीं है, सेल्फ मेडिकेशन काउंसलिंग नहीं मिली, प्रिस्क्रिप्शन ऐसा लिख दिया कि भाई वो तो अच्छे अच्छे खासे लोग, पढ़े लिखे लोग ना समझ पाए तो बंदा क्या समझेगा, है ना। मिसकंसेप्शन, अवेयरनेस प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम्स हमारे देश में नहीं होते, इसकी अवेयरनेस को नहीं स्प्रेड किया जाता इंटरनेट के ऊपर। मतलब इंटरटेनमेंट को ज्यादा फोकस रहते हैं लोग, लेकिन हेल्थ रिलेटेड बातों में ज्यादा फोकस नहीं रहते। प्रिस्क्राइब रिलेटेड क्या है, इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ अवेलेबल ड्रग्स, ठीक है। बहुत बार होता है ये स्टेटमेंट, कोई समझे क्या क्या है इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ अवेलेबल ड्रग्स? कोई बता सकता है? मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कम्युनिकेशन भी हो हमारे बीच में। चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ अवेलेबल ड्रग्स का पता है, बिजनेस प्लान है, ठीक है। MR आया, बोला सर ये वाली ही प्रिस्क्राइब करना, इसमें कमीशन ज्यादा है, ठीक है। डॉक्टर के पास गया, और ये जो खेल चलता है ना, MR से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड, ये सारे खेल की वजह से हमें जो अप्रोप्रिएट ड्रग मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, ठीक है। कोई डॉक्टर ने आपको ड्रग्स लिख के दी थी कि ये ड्रग आप उसको देना, और हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, लेकिन ये ड्रग्स तो मिलती नहीं है, उसकी जो अल्टरनेटिव होती है वही मिल जाती है ना, और हम वही लेके आ जाते हैं। देखा जाए तो अल्टरनेटिव, ये सारा कमीशन बेस्ड होता है कि भाई ये चीजें ही बेचनी है, ये सस्ती भी है, फार्मेसी को भी फायदा हो जाता है, कंपनीज को भी फायदा हो जाता है, और ये सारी चीजें, ठीक है। इंक्रीज एम्पेरिक पॉली एंटीमाइक्रोबियल यूज, ठीक है। एम्पेरिक मतलब एक बहुत बढ़िया क्वालिटी, ठीक है। एंटीमाइक्रोबियल, पॉली एंटीमाइक्रोबियल यूज, ये टाइप्स हैं। अगर आप जेनेरिक मेडिकेशंस, ठीक है, हाई क्वालिटी मेडिकेशंस, ये चीजों को देखोगे ना, आप स्टडी करना, 3 तरीके की मेडिकेशंस अवेलेबल होती है। एक लो क्वालिटी होती है, एक मिड क्वालिटी होती है, एक हाई क्वालिटी मेडिकेशंस होती है। तो मैंने जैसे एग्जांपल में बताया था आपको, हाई क्वालिटी मेडिकेशंस आपको, जैसे कि अपोलो फार्मेसी हो गया, महंगी देगा लेकिन वो बड़ी हाई क्वालिटी, हाई सॉल्ट और हाई केमिकल होता है उसके अंदर, ठीक है। इनएडिक्वेट डोसिंग, ठीक, ओवर यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल की ओवर यूज हो गया। 3 दिन का डोज लिखा था डॉक्टर ने, 3 दिन में तो उतना असर नहीं पड़ा, 2 दिन और ले लेता हूँ, है ना, अपनी मर्जी से, ओवर यूज हो जाता है। या फिर अभी 1 हफ्ते पहले जब ली थी मैंने दवाई तो असर पड़ा था, अब 1 हफ्ते बाद फिर से गला खराब हो गया तो फिर से ले लेता हूँ मैं, है ना, अपने आप ही। ये चीजें बहुत चलती है। इनएडिक्वेट डोसिंग, डोज सही से नहीं ली, एक मिस हो गई है, कोई बात नहीं, कल ले लेता हूँ,
ठीक है, जो एक फिक्स रूटीन चलना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, सुबह बताया कि भाई नाश्ते से पहले ले रहे हैं, सुबह 7 बजे लेना है, ले रहे हैं 11 बजे, ठीक है, उठ रहे हैं 10 बजे, ले रहे हैं 11 बजे, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं, टाइम टेबल नहीं, है ना, स्किप हो जाना मेडिकेशन, ये सारी चीजें इनएडिक्वेट डोसिंग में आती है। लैक ऑफ करंट नॉलेज एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ऑब्वियसली नॉलेज की कमी है, ट्रेनिंग मिली नहीं है, अगर वो स्टाफ है तो स्टाफ को कोई पर्सनल ट्रेनिंग तो होती नहीं है आजकल हॉस्पिटल में, है ना, जाओ अपने सीनियर्स को देखो और जो सीनियर्स करते हैं वैसे ही करते रहो, और अगर कभी स्टाफ और फिर उसको सोचते हैं कि हाँ अब ये तो ट्रेंड हो गया है, अब इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, ये परफेक्ट हो गया, और कभी ऐसी दवाई आ जाती है जो उसने कभी देखी ना हो और फिर फंस जाती है वो नर्स, है ना, तो ये चीजें भी बहुत बार होती है। सॉल्यूशन बहुत सारी नर्सेस तो स्किप कर देती हैं, है ना, दवाइयाँ भूल गए तो फिर गायब कर देते हैं, बहुत माल प्रैक्टिसेस बहुत होती है, ये नर्सेस डॉक्टर्स और बहुत लोग, है ना, ऐसा करते हैं। सोल्यूशन फॉर ड्रग रेजिस्टेंस प्रॉब्लम, क्या है सोल्यूशन, कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं? इम्प्रूव लैब, लैब हमारी इम्प्रूव होनी चाहिए, लैब्स की बहुत गड़बड़ी है इंडिया में, कौन सी लैब सही है, सही रिपोर्ट देती है? मैं बताऊं आपको, मेरा एक दोस्त है जिसकी डॉक्टर लाल पैथ है, ठीक है, डॉक्टर लाल पैथ, अब आप कहोगे कि बहुत ट्रस्टेड है, बहुत अच्छी है, लेकिन बताऊं मैं कि बहुत सारे जब क्राउड आ जाता है ना, बहुत टेस्ट हो जाते हैं, तो जस्ट वो आपका जो प्रीवियस, जो अगर समझो रोज जैसे किसी का प्लेटलेट्स चेक होने हैं या रोज उसकी सीबीसी आ रही है, तो जो प्रीवियस डाटाबेस के बेसिस पे उसकी रिपोर्ट को भेज दिया जाता है, थोड़े बहुत चेंजेस करके, बहुत ऐसी धांधलेबाजी होती है ना? तो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए लैब्स में, लैब्स रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए, मशीनरीज बहुत हाईटेक होनी चाहिए। जैसे मैं एक बताऊं आपको, क्वेस्ट लैब, जो क्वेस्ट हो गई, आपने बहुत सारे लैब्स का नाम सुना होगा, जैसे डॉक्टर लाल हो गया, हेल्दियंस हो गया, क्वेस्ट है, ये वर्ल्ड की नंबर 1 लैब है, ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे हाईटेक उनकी या सबसे महंगी मशीनरीज है और एक्यूरेसी रेट उसका बहुत ही ज्यादा है। तो मशीन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी रेट क्या है। कलेक्ट एंड शेयर द डाटा, तो जो डाटा होता है ये कलेक्ट करना है, हमें डाटा लेना है, ऐसे ही नहीं कि बस ओवर द काउंटर या फिर जो डॉक्टर के पास आया उसके पास टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है बस दे दिया। कलेक्शन ऑफ डाटा ये बहुत जरूरी है, आईसीएम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको भी एंटीबायोटिक चल रही है ये डाटा हमेशा स्टोर्ड होना चाहिए, ताकि पता रहे कि कितने लोगों को एंटीबायोटिक मिली और कितने लोग एंटीबायोटिक के जो ड्रग रेजिस्टेंस होके हॉस्पिटल में फिर से एडमिट हो गए, ठीक है, ये डाटा काम आता है आईसीएम के लिए। यूज एंटीबायोटिक वाइजली, जो भी एंटीबायोटिक यूज कर रहे हो वाइजली करो, मतलब टाइम टेबल को फॉलो करो, डे को फॉलो करो, कोई स्किप मत नहीं करो, और जो प्रिकॉशंस बताए हैं जब एंटीबायोटिक लेते हुए कि ये चीज नहीं करना है और यही चीज करना है, उस चीज को फॉलो करेंगे तो मतलब ये ड्रग रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। टेक मेजर्स टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए आपको पता ही है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस का ध्यान रखना है, ये ठीक है। सोल्यूशन फॉर ड्रग रेजिस्टेंस प्रॉब्लम, और क्या प्रॉब्लम्स हैं? ऑल हॉस्पिटल्स मस्ट हैव द इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, तो ये आईसीसी होना बहुत जरूरी है। इस कमेटी में कई लोग होते हैं, जैसे नीचे आपको बता रखा है कि इनमें होते कौन है, ठीक है। जो की पर्सन होता है वो देखा जाए तो क्वालिटी मैनेजर होता है, फार्मासिस्ट होता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है, क्लिनिशियंस होते हैं, और इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होती है। तो ये लोग उसकी के हिसाब से या इन लोगों के साथ ही बनती है एक इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। हु रिस्पॉन्सिबल टू ड्रग रेजिस्टेंस, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टैकलिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज हाई प्रायोरिटी ऑफ फॉर डब्ल्यूएचओ इस पे बहुत काम करता है और उनके लिए बड़ी हाई प्रायोरिटी है। एक ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाज एंडोर्स्ड एट द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन मई 2015। तो मई 2015 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक प्रोग्राम या एक ग्लोबल एक्शन प्लान बनाया ताकि ये रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम से छुटकारा पाए, और इसके लिए कुछ गोल सेट किए उन्होंने, ऑब्जेक्टिव सेट किए उन्होंने, ठीक है। और उनकी जो थीम थी वो यहाँ लिखी हुई है, एम इज टू इंश्योर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज विद द सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन। क्वेश्चन आ सकता है कभी, जो लोग गवर्नमेंट का करते हैं, तो ग्लोबल एक्शन प्लान क्या था, डब्ल्यूएचओ का कौन से ईयर में हुआ था और उसकी थीम क्या थी? ये थीम बहुत बार पूछी जाती है कि कौन से ईयर में कौन सी थीम को उनको ये और ये अनाउंस की थी, ठीक है। WHO रिस्पॉन्स टू ड्रग रेजिस्टेंस, ग्लोबल एक्शन जो प्लान बना है ये
5 स्ट्रेटेजी के ऊपर बना है। तो यहाँ पे ये जो 5 स्ट्रेटेजी इन्होंने लिखी है, टू इम्प्रूव द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, टू स्ट्रेंथन द सर्वेलेंस एंड रिसर्च, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द infection, to optimize the use of antimicrobial medicine, to ensure sustainability in investigation in countering antimicrobial resistance। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये ग्लोबल एक्शन प्लान में थे WHO के, ठीक है। इसके लिए एक अवेयरनेस वीक इन्होंने अनाउंस किया। ये अवेयरनेस वीक जो अनाउंस किया था नवंबर से 2015 से स्टार्ट हुआ, एवरी नवंबर में होगा ये 2015 में, और इसकी जो थीम है वो एंटीबायोटिक हैंडल विद केयर, ठीक है। तो ये डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी नवंबर में, और 2015 से ये कर रहे हैं। और इन्होंने एक कमिटी बनाई, ऑर्गेनाइजेशन बनाई WHO ने, जिसका नाम था ग्लास, ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्वेलेंस सिस्टम। ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर वर्कआउट करेगा। वर्कआउट क्या करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे, जो भी इनका डाटा कलेक्ट होता है ये एनालिसिस करेंगे, डाटा को शेयर करेंगे, ये चीजें हैं। और फिर डिसीजन मेकिंग होगी, कहाँ पे कम्युनिकेबल रेजिस्टेंस ज्यादा देखने को मिल रहा है, कैसी कैसी कम्युनिटी एरियाज, उसके बेसिस पे ये वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन आज का जो ड्रग रेजिस्टेंस का है वो यही है कि यू ओनली यूज एंटीबायोटिक्स व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय द सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, सर्टिफाइड लोगों से, है ना, एक अच्छे से अच्छे बेस्ट डॉक्टर्स। ऑलवेज टेक द फुल प्रिस्क्रिप्शन इवन इफ द फील बेटर। फुल प्रिस्क्रिप्शन लेना है, जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। नेवर यूज लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक्स, पुरानी हो गई है, ठीक है, ऐसी बची हुई एंटीबायोटिक्स को मत लो, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है, इसकी जो स्टोरेज है, वो बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि ये लाइट सेंसिटिव होती है, कुछ किस टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, तो इस वजह से इनकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, कम हो जाती है। नेवर शेयर्स एंटीबायोटिक्स विद द अदर्स, ठीक है, तो एक दूसरे के साथ शेयर मत करो, ओके। Prevent infection by the regularly washing your hands and follow other infection control measures। तो ये था फर्स्ट टॉपिक हमारा एंटीबायोटिक, ये था ड्रग रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। अब हम देखेंगे एंटीबायोटिक पॉलिसी क्या है। और ये जो हैंडआउट आपको दिख रहा है, ये हैंडआउट आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस थीम, द फ्यूचर ऑफ एंटीबायोटिक्स डिपेंड्स ऑल ऑन अस। तो हमारे ऊपर है, हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर है इसका फ्यूचर। पेनिसिलिन मैन किसको बोलते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, इन्होंने इन्वेंट की थी पेनिसिलिन, ठीक है। फ्लेमिंग identified the risk of bacteria become the resistance to antibiotic. If a bacterium carries several resistance genes, it is called the multi-resistance or a informally superbug। जो ये ड्रग रेजिस्टेंस या जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ना बैक्टीरिया, इनको नाम दिया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सुपर बग। और इसी वजह से, ये सुपर बग की वजह से, उन्होंने अपनी आगे की जितनी भी स्टडी थी पेनिसिलिन को लेके या इन्वेंशंस वो जो करते जा रहे थे, ठीक है, एंटीबायोटिक को लेके, वो रोक दी थी। और उनके लिए एक बड़ा रिस्क, बड़ा एक टेंशन वाला एक ये था कि उन्होंने बोला कि ये प्री एंटीबायोटिक एरा को जन्म दे रहा है, एक ऐसे दौर को जन्म दे रहा है जहाँ पे सब लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएंगे। तो तब क्या होगा, एंटीबायोटिक तो काम ही नहीं करेगी यार इनके शरीर पे, है ना। एंटीबायोटिक पॉलिसी में क्या आता है, इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक कंट्रीब्यूट्स टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। यही कि एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है इनएप्रोप्रिएट तरीके से यूज करे तो ये क्या करेगा, किसमें कंट्रीब्यूट करेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करने में। इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस टू द इफेक्टिव एंटीबायोटिक पॉलिसी, इसमें क्या हमें करना है, हमें वो सारे मेजर्स, वो सारे बातों को ध्यान में रखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, कंप्लाई करना है, उसका डाटा लेना है कि भाई हमारे यहाँ पेशेंट आया था, एज ए ICN हमारे यहाँ पेशेंट आया था, उसको ये डायग्नोसिस था, ये डायग्नोसिस के बाद ये एंटीबायोटिक मिली, एंटीबायोटिक मिलने के बाद, ठीक है, क्या उसके शरीर में, मैं शायद मेरे ख्याल से आने वाली स्लाइड में होगा तभी मैं उस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पॉलिसी में हम क्या देखेंगे, एन एंटीबायोटिक पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ रिटन गाइडेंस, ठीक है, एक रिटन पॉलिसी है, ये लिखी होती है, आपको मैनुअल भी मिल जाएगा जहाँ पे कल को आप ICN बनोगे, दैट रिकमेंड्स एंटीबायोटिक्स एंड देयर डोसेज ऑफ ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग स्पेसिफिक। तो हर एक एंटीबायोटिक का डोज और जो उसका ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, ये सब उस मैनुअल में लिखा होगा। एम क्या है पॉलिसी का, मॉर्बिडिटी, डिसीज के रेट कम करने हैं,
डेथ रेट कम करने हैं, ठीक है, प्रिजर्व द इफेक्टिवनेस, जो उसकी इफेक्टिवनेस है, जो क्वालिटी है, उसको प्रिजर्व करके रखना है और प्रिवेंट करना है कम्युनिकेबल डिसीज को। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक पॉलिसी है, ठीक है। डिटेक्ट रेजिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो रेजिस्टेंस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिटेक्ट करे, एंश्योर करे कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल रहा है, रिकॉग्नाइज ट्रेंड्स इन द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, रिकॉग्नाइज करे क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पेशेंट आ रहे हैं, किस प्रॉब्लम से आ रहे हैं, ज्यादातर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या क्या मेडिकेशन उनको चल रही है ना। होता है कि यहाँ पे आजकल बड़ा ही डायरिया के केसेस बहुत आ रहे हैं, तो डायरिया के केसेस क्या आ रहे हैं, कौन से बैक्टीरिया या वायरसेस मिल रहे हैं और उनके लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान कॉमनली दिया जा रहा है इस कम्युनिटी में। तो वो ट्रेंड को हॉस्पिटल को या क्वालिटी डिपार्टमेंट को रिकॉग्नाइज करना है। एश्योर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर्स, जो भी अगर हो सकता है कि पेशेंट एडमिट हो रहे हैं लेकिन यहाँ से वो कुछ और बीमारी लेके आए थे लेकिन कुछ और इन्फेक्शन लेके जा रहे हैं, तो एश्योरिटी करो, शायद हो सकता है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर्स या प्रोसीजर्स में लापरवाही हो रही है या हैंड हाइजीन में लापरवाही हो रही है या सही से हो सकता है कि डिसइंफेक्टेंट नहीं हो रहे हो आर्टिकल्स, हो सकता है CSSD में जाके आपको रिपोर्ट लेनी पड़े, वहां पे टेस्ट करना पड़े कि जो भी वो यहाँ पे स्टरलाइजेशन कर रहे हैं वो सही हो रही है या नहीं हो रही, या चीजों को स्टरलाइज सही से किया जा रहा है या नहीं कर रहा है। यही ICM का काम होता है। ICM को CSSD भी जाना होता है, अपने स्टाफ को भी देखना होता है कि वो प्रोसीजर्स के टाइम में हर एक हैंड हाइजीन को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, यूज ऑफ PP किट को फॉलो कर रहे हैं, सराउंडिंग के क्लीन है या नहीं है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि ICM को चेक करने होते हैं, ठीक है। रैशनल यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल, ठीक है, तो जो भी हम एंटीमाइक्रोबियल यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपका हैंड रब हो, हैंड वॉश हो, है ना, सोप हो या बेटाडीन हो, या जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं या जो भी प्रोसीजर हम करते हैं, रैशनल पता होने चाहिए, उसके कारण पता होने चाहिए, उसके इफेक्टिवनेस और डिसएडवांटेज। जैसे कि हमेशा हैंड रब हो गया या हैंड वॉश हो गया, आपको बॉटल को खाली जब हो जाती है तो थोड़ा बहुत नीचे होता है ना, उसको क्लीन करना होता है, उस बॉटल फिर से रिफिल नहीं करना होता, उसको पूरा खोल के अच्छे से अंदर बाहर से अच्छे से क्लीन करना होता है, तब जाके न्यू रिफिलिंग करनी पड़ती है। ये ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तब आपको पता चलेगी कि क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। हॉस्पिटल एंटीबायोटिक पॉलिसीज के स्ट्रक्चर में कौन कौन है? क्लिनिशियंस है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, फार्मासिस्ट है, नर्सेज है, एंटीबायोटिक कमिटी है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी है। एंटीबायोटिक की कमिटी में ज्यादातर फार्मासिस्ट, जो हमने ऊपर देखा था, फार्मासिस्ट हो गए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गए, ICN हो गए और क्लिनिशियंस हो गए, जो कुछ वो होते हैं। और ICC इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी में आपका क्वालिटी मैनेजर हो गया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गया, पैथोलॉजिस्ट हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, लैब टेक्नीशियंस हो गए, ICN हो गए, क्लिनिशियंस हो गए, इंटेंसिविस्ट हो गए, ये सारे इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी में होते हैं, ठीक है। तो ये एक ग्रुप है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ग्रुप है और इनमें ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए होते हैं। एंटीबायोटिक पॉलिसी के मेजर्स कंसर्न क्या है? इंप्रूव पेशेंट केयर बाय प्रोमोटिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस एंड थेरेपी, ठीक है। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स दो, ताकि एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है, थेरेपी है, सही मिल सके और एकदम सही तरीके से उसके डोज वगैरह जो भी कुछ है ना, वो हो सके। मेक बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय यूजिंग अ चीप ड्रग्स एंड पॉसिबल। हाँ, जहाँ पे जरूर ऐसा लगता है कि चीप ड्रग या गरीब है या है ना उसके पास उतना पैसा नहीं है, तो तब हम जेनेरिक या लो क्वालिटी ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। रिटार्ड द इमर्जेंस एंड स्प्रेड ऑफ द मल्टीपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो मल्टीपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है, ठीक है, उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करना, रिटार्ड मतलब रोकथाम, ठीक है, उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर सके, स्प्रेड को रोक सके, है ना। और ऐसी बेस्ट मेडिकेशंस को यूज करें जिससे कि उनकी ग्रोथ हम रोक सकें। इंप्रूव एजुकेशन ऑफ जूनियर डॉक्टर्स बाय प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर द एप्रोप्रिएट थेरेपी। जूनियर डॉक्टर्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, उनको एकदम से प्रिस्क्रिप्शन वो होते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक सिलेक्शन में जो JRs को ये नहीं करना चाहिए, है ना, जब तक उनको पूरी तरह से अच्छा नॉलेज ना हो जाए। एलिमिनेट द यूज ऑफ अननेसेसरी एंड इनइफेक्टिव एंटीबायोटिक एंड द यूज ऑफ एक्सपेंसिव एंड अननेसेसरी पावरफुल वन। तो जो पावरफुल मेडिकेशंस होती हैं या जो बहुत एक्सपेंसिव है, अगर वो नहीं एफर्ट कर सकता तो वो प्रिस्क्राइब मत करो, क्योंकि वो नहीं खरीद पाएगा, है ना, और नहीं खरीदेगा तो नहीं वो कोई भी लेगा। तो उस पर्सन की एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इफेक्टिव चीजें, सही चीजें को ही एडवाइस करो।
ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक पॉलिसी, पॉलिसी फॉर द एम्पेरिकल ट्रीटमेंट, एक जेनेरिक ट्रीटमेंट या फिर हम बोलेंगे एक लॉयल ट्रीटमेंट, है ना। सिंपल, क्लियर एंड क्लिनिकली रिलेवेंट होना चाहिए। जो भी आप ट्रीटमेंट पेशेंट को बता रहे हो, शुड इंक्लूड ऑप्टिमल डोज, ऑप्टिमल डोज होना चाहिए, ऑप्टिमल रूट कैसे लेनी है और कितने ड्यूरेशन, कितने दिन, कितने समय, कब कब लेनी चाहिए, सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए पेशेंट को और उसके फैमिली वालों को। ऑल्टरनेटिव्स फॉर द पेशेंट एलर्जिक टू द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स, अगर पेशेंट एलर्जिक है, एंटीबायोटिक देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो हमें उसकी एलर्जिक कंडीशन भी पता होनी चाहिए कि उस पेशेंट को सूट हो रही है या नहीं हो रही। तो एलर्जिक रिलेटेड या साइड इफेक्ट रिलेटेड नॉलेज देना बहुत जरूरी होता है कि अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो आप हमें इन्फॉर्म करें, ठीक है। मे बी वार्ड स्पेसिफाई, मतलब हर एक से स्पेसिफाई हो, वार्ड में जो भी स्टाफ हो, जो नर्स, जैसे अगर उन्हें दवाइयाँ देती हैं, डॉक्टर्स जो भी दवाइयाँ देते हैं, वो उससे ओरिएंटेड हो, नॉलेजेबल हो कि इसको कब कब कैसे देना है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। शुड इंक्लूड द लेवल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन के जो लेवल्स हैं वो आपको क्लैरिफाई करने हैं, खुद को भी क्लैरिफाई होने चाहिए और साथ ही साथ पेशेंट को भी क्लैरिफाई, और उसके अटेंडेंट को भी। हो सकता है पेशेंट सही से ना समझ पाए, क्योंकि पेशेंट है, वो सिक है, वो अभी ठीक नहीं हुआ है, इसलिए उसको मेडिकेशन चल रही है ना, वो कितना सुने कितना समझे। इसलिए जो उसके फैमिली का मेंबर जो एजुकेटेड हो, जो समझने में आसानी हो, उन लोगों को, है ना। तो इसमें हम देखेंगे लेवल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जो प्रिस्क्रिप्शन के जो लेवल है वो क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट लाइन, रिजर्व्ड एजेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड एजेंट, इसको हम नीचे देखेंगे कि क्या क्या होता है लेवल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो 3 प्रिस्क्रिप्शन में बातें ध्यान रखनी होती है, आईसीएन के लिए ये नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट लाइन में क्या है, लेवल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में लाइन ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है। समझो टाइफाइड फीवर है, तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स में थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन दे सकते हैं या एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, या फिर ऑल्टरनेटिव में कॉट्रिमेजोल या फिर क्लोरामफेनिकॉल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग्स हैं जो कि फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स हैं या फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक। इसमें सेकंड लाइन जैसे फर्स्ट लाइन होगी, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होगी, ये इनफेक्टिव है, एलर्जिक है या ये सूट नहीं हुई, है ना, तो हम उसके लिए ऑल्टरनेटिव हमें पता होना चाहिए, सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस, थर्ड ड्रग ऑफ चॉइस, लेकिन एक ही बार में, ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है। सेकंड क्या है, लेवल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का रिस्ट्रिक्टेड एजेंट, ये इसकी एक लिस्ट होती है, आईसीएम को लिस्ट मिलती है। इस लिस्ट में कुछ रिस्ट्रिक्टेड एजेंट होते हैं, एजेंट मतलब कुछ केमिकल्स लिखे होते हैं कि वो कौन कौन से केमिकल के मेडिकेशन है जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, उसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। कोई किससे परमिशन चाहिए होती है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट या एंटीबायोटिक कमेटी रिप्रेजेंटेटिव, तो ये लोग होते हैं, इनकी परमिशन के थ्रू ही इनको ये प्रिस्क्राइब की जाती है। कुछ एग्जांपल के लिए रिस्ट्रिक्टेड एजेंट्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड एजेंट में इपिनेमन आता है, मेरोपेनम आता है, पेप्रासिलिन आती है, टेजोबैक्टम, वैनकोमाइसिन और टिकोप्लेनिन आती है। तो ये कुछ 6 नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कि रिस्ट्रिक्टेड एजेंट में आते हैं। थर्ड था रिजर्व्ड एंटीबायोटिक, लेवल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में जो थर्ड देखा था हमने, रिजर्व एंटीबायोटिक। रिजर्व एंटीबायोटिक मतलब कि ओनली आफ्टर द परमिशन ऑफ द हॉस्पिटल एंटीबायोटिक कमेटी, जो आपकी एंटीबायोटिक कमेटी थी जिसमें हमने देखा था कि 4 लोग हैं, उनमें से किसी की परमिशन चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल कोलिस्टीन, डोरापेनम, ठीक है, या रिफेम्पिसिन, ये कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जिसको ये जो एंटीबायोटिक कमेटी है उसके परमिशन के को नजर में या ध्यान में रखते हुए ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी, इंडिकेशन ऑफ यूज, डेफिनेटिव एम्पेरिकल प्रोफिलैक्सिस, ठीक है। इंडिकेशन, उसके यूज के इंडिकेशंस क्या है, वो डेफिनेटिव होना चाहिए, वो स्पेसिफाई होना चाहिए, एम्पेरिकल होना चाहिए, मतलब एक जेनेरिक और एक लॉयल एक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सही से डिसाइड होना चाहिए कि उसको कैसे देना है, ठीक है। डोसेज कितनी देनी है, ड्यूरेशन कब तक देनी है, उसके एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, ठीक है। इफ द ड्रग वाज ऑन ए रिजर्व लिस्ट, वो देखना है कि ये रिजर्व लिस्ट में आती है या नहीं आती। ड्रग का कॉम्बिनेशन देखना है, क्योंकि मल्टीपल डायग्नोसिस होते हैं पेशेंट को, एक ही प्रॉब्लम लेके नहीं आता, हो सकता है कि मल्टीपल ये हो, तो ड्रग की कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला उस डॉक्टर को बनाना आना चाहिए, ठीक है। वेदर इट वाज अप्रूव्ड बाय अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वो जो एंटीबायोटिक है अप्रूव्ड है या नहीं है माइक्रोबायोलॉजिस्ट के थ्रू,
कल्चर एंड सेंसिटिव परफॉर्म। तो कल्चरल टेस्ट एंटीबायोटिक करते हैं तो ज्यादातर हम प्रेफरेंस यही रहता है कि कल्चर टेस्ट कराते हैं ना, और कल्चर की रिपोर्ट आपको पता है 3 दिन लग जाता है। तो कल्चर टेस्ट एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, सेंसिटिविटी टेस्ट भी होता है। मैं नहीं जानता आप लोगों ने कितने लोगों ने करा होगा, मैंने तो एक एलर्जिक टेस्ट करवाया था, सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया था बहुत पहले, बीमार तो नहीं था लेकिन फिर भी करवा दिया था। उससे पता रहता है कि कौन कौन से केमिकल हमारे बॉडी पे असर करेंगे और कौन से नहीं करेंगे, और कौन से केमिकल से हमें एलर्जी हो सकती है। एक ऐसा टेस्ट भी होता है, पीठ के पीछे बहुत एक बड़ा सा पेपर चिपका देते हैं 24 घंटे के लिए, उसमें डॉट्स बनी होती है। डॉट्स मतलब वो अलग अलग केमिकल्स हैं, वो हमारे पीठ पे लगा देते हैं और 24 घंटे के बाद वो उतारते हैं और उसमें कलर चेंजेस होते हैं। और उस बेसिस पे हमें पता चलता है कि हम कौन सा केमिकल हमारे लिए साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, कौन सा केमिकल हम पे असर नहीं कर सकता, ऐसे कुछ कुछ होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि पुरानी गाइडलाइंस चलती आ रही है, इसलिए अपडेट्स आती हैं, चेंजेस आते हैं, रिसर्चर्स काम करते हैं, कुछ कुछ नया नया ढूंढते हैं, तो उस चीजों से हमें अपडेटेड भी रहना होता है। ठीक है, तो ये चीजों के लिए मैं बता दूं आपको, आज तो आप ये पढ़ रहे हो, लेकिन मैंने जो आपको बताया था ना, WHO का कोर्स है इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल नर्स, ठीक है, वो ऑनलाइन वाला जरूर करना। और वो ऑनलाइन करने के बाद है ना, आप उसमें हमेशा टच में रहना, ताकि जो भी अपडेट्स होती हैं WHO की वेबसाइट पे जरूर आपको मिलेगी। तो फ्यूचर के लिए आप जरूर उसमें वो कोर्स में अपडेटेड रहना, ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलते रहे, क्योंकि चेंजेस बहुत आ रहे हैं और कोरोना के बाद से बहुत सारे गाइडलाइंस में चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, तो आप कौन सी चीजों से ओरिएंटेड हो वो मैटर करता है। ठीक है, तो लेटेस्ट और अपडेटेड गुड प्रैक्टिस सेंड फॉर अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑल इन्फेक्शन। ठीक है, तो जो भी आप इन्वेस्टिगेशन करोगे अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, सही लैब से होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी आ जानी चाहिए। ऑल एंटीबायोटिक इनिशिएशन वुड बी डन आफ्टर द सेंडिंग अप्रोप्रिएट कल्चर्स। ठीक है, तो जो भी एंटीबायोटिक का सिलेक्शन है वो कल्चर रिपोर्ट आने के बाद हो, और कल्चर रिपोर्ट आने के बाद एंटीबायोटिक दी जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एकदम सही एंटीबायोटिक मिलेगी, है ना। और कल्चर रिपोर्ट्स आपको पता है 3 दिन लग जाता है। फॉलो हॉस्पिटल पॉलिसी व्हेन चूजिंग एंटीबायोटिक थेरेपी व्हेनेवर पॉसिबल। ठीक है, हॉस्पिटल पॉलिसी को फॉलो करना है। ठीक है, बहुत बार होता है लोग अपने अपने नॉलेज अपने अपने हिसाब से या टाइम से ये करते हैं, नहीं, जो पॉलिसी है या जो आपके हॉस्पिटल में सीखा है या चलता आ रहा है उसी को ये करना है। और अगर हाँ, हो सकता है कि हॉस्पिटल में पुरानी चीजें चल रही हैं, अपडेटेड चीजें नहीं चल रही, तो आप अगर आईसीएन हो तो उस अपडेट से या उस बातों जो लेटेस्ट चीजें हुई हैं उससे आपको अवेयर कराना है, क्योंकि आप भी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के मेंबर हो। ठीक है, चेक फॉर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट ड्रग चॉइस। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे कि ड्रग चॉइस, जैसे कि रीनल फंक्शंस, इंटरेक्शंस एंड एलर्जी। ठीक है, तो ड्रग चूज करते वक्त हमें एलर्जी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, फैक्टर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और बाकी मेडिकेशंस के साथ ये इंटरेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, उसके कुछ अलग डिसएडवांटेजेस तो नहीं आ रहे, क्योंकि हो सकता है पेशेंट को ज्यादातर दूसरी दवाइयां भी चल रही हो, है ना। तो पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशंस, पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें एक राइट ड्रग ऑफ चॉइस हमें सेलेक्ट करनी होती है। गुड प्रैक्टिसेस क्या है? चेक दैट द एप्रोप्रिएट डोज इज प्रिस्क्राइब्ड, जो एप्रोप्रिएट है, जो इजीली अवेलेबल भी हो। बहुत बार होता है डॉक्टर ने लिखी लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रही बात, है ना। तो सही ड्रग हमको मिलनी चाहिए। द नीड ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी शुड बी रिव्यूड ऑन ए डेली बेसिस। तो जो भी आपकी एंटीबायोटिक थेरेपी है, ठीक है, या जो भी पॉलिसी है, इसको आप अपडेटेड रखना या अपने नॉलेज में रखना, है ना। यहाँ पे डेली बेसिस लिखा है कि अगर कोई भी, चाहे कभी भी हो सकता है, कोई भी एंटीबायोटिक की जो इंफॉर्मेशन है अपडेट हो जाए, उसके डोज अपडेट हो जाए, तो उसका नॉलेज आईसीएन को होना बहुत जरूरी है। वंस कल्चर रिपोर्ट्स आर अवेलेबल, द फिजिशियन शैल स्टेप डाउन टू द नैरो स्पेक्ट्रम मोस्ट एफिकेशियस एंड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। तो नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको पता ही होगा, जो एंटीबायोटिक होती है। नैरोएस्ट मतलब जो मतलब इफेक्ट करती है लेकिन टिश्यूज को, बॉडी को ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाती। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो हैवी में एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये हैवी, और एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स बताऊंगे। बहुत लोगों को वीकनेस आ जाती है, किसी को लूज मोशंस आ जाते हैं, किसी को मुंह में छाले आ जाते हैं, या है ना, मुंह की स्किन निकलने लग जाती है। ऐसे कुछ कुछ अलग अलग, हर एक की डिपेंड करती है अलग अलग लोगों के ऊपर कि इसका इफेक्ट क्या होता है। तो इसलिए नैरो स्पेक्ट्रम से शुरू करनी चाहिए, इफिकेशियस होनी चाहिए, मतलब इफेक्टिव होनी चाहिए,
और कॉस्ट के में भी उसके आना चाहिए, डिपेंड करता है कि वो पर्सन कैसा है इकोनॉमिकली। मैं तो कहूंगा कि दवाइयों से रिलेटेड जब भी आप डिसीजन लेते हो तो बेस्ट से बेस्ट या हाई क्वालिटी मेडिकेशन के तरफ ही जाना चाहिए। WHO ने एक ऐप बनाई है WHO नेट के नाम से, ठीक है। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ये उन लोगों के लिए है जिसमें ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड या लैब बेस्ड सर्विलेंस से रिलेटेड कुछ डाटा रखता है। तो वो ऐप को आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो जब आप एज ए ICN बन जाओ, और उस ऐप को एक्सप्लोर करना ताकि आप अपडेटेड चीजों से अवेयर रहोगे, अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप में क्या है, एनहांसिंग इन्फेक्शन एंड कंट्रोल पॉलिसी। आपको एनहांस करना है अपनी जो पॉलिसी को, अपने जो तौर तरीके काम को और भी अपग्रेड करना है ताकि इन्फेक्शन है कम से कम स्प्रेड हो, ठीक है। वो ही नहीं कि जो पुराना चलते आता था बस चलते ही जा रहा है, लेकिन हमें कुछ कुछ चेंजेस करने होते हैं। कंट्रोलिंग द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स को फाइंड आउट करो, कंट्रोल करो, प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक व्हेन दे आर ट्रूली नीडेड, ठीक है। तो जब जरूरत है तभी प्रिस्क्राइब करो एंटीबायोटिक को, अननेसेसरली जस्ट बिजनेस करना है ना, पेशेंट को कुछ देना है, लिखना है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रिस्क्राइबिंग एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स विद द एडिक्वेट डोसेज, ठीक है। डोज सही से आप प्रिस्क्राइब करो, ठीक है। यूजिंग द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन एंटीबायोटिक बेस्ड ऑन द एविडेंस, ठीक है। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन की एंटीबायोटिक हो, जो उसके लिए अप्रोप्रिएट हो, एविडेंस के बेसिस पे वही आप प्रिस्क्राइब करें डॉक्टर, ठीक है। रीअसेसिंग ट्रीटमेंट व्हेन कल्चर रिजल्ट्स आर अवेलेबल, तो जो भी ट्रीटमेंट प्लान है उसको फिर से कल्चर रिपोर्ट आने के बाद रीअसेस करो या इवेल्युएट करो कि सही में सही एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की थी या नहीं की थी, या कौन सी करनी चाहिए। सपोर्टिंग सर्वेलेंस ऑफ द AMR एंड HSI एंड मॉनिटरिंग ऑफ द एंटीबायोटिक कंजप्शन, तो जो भी सपोर्टिंग सर्वेलेंस है, सर्वेलेंस में आप जो लेते हो, जैसे पेशेंट्स के क्या क्या डायग्नोसिस के पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या क्या तरीके की एंटीबायोटिक्स चल रही है, और ये एंटीबायोटिक चलने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट्स और क्या क्या डायग्नोसिस लेके जा रहे हैं वापस 2-3 दिन के बाद पेशेंट उस बीमारी के साथ, और क्या क्या बीमारी के साथ आ रहा है, वो चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। स्टाफ को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, स्टाफ की क्लासेस होनी चाहिए। ICN का काम होता है कि वो एंटीबायोटिक पॉलिसी, BMW या कुछ ऐसे HAIs, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर क्लासेस लेना चाहिए। स्टाफ को हमेशा एजुकेट करना चाहिए, अपडेटेड रखना चाहिए। सपोर्टिंग एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच करो, सपोर्ट करो, जो भी आपकी अप्रोच है उसको आप इस्टेब्लिश करो। जस्ट ये नहीं कि बस कुछ नहीं कर रहे और छोटा मोटा जो काम मिलता है वही करते रहते हैं, ठीक है। लास्ट में जो कंक्लूजन है, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज, एंटीबायोटिक कमिटी, मतलब फिजिशियन का ट्रीटमेंट इन्फेक्शन हो गया या माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम हो गया, हर एक का एक इक्वल रोल है, तभी बैलेंस बनता है हर एक काम में। हॉस्पिटल की अरेंजमेंट्स में सभी सही से काम करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, तो ये एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस जो हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक था हमारा, जल्दी जल्दी में मैंने कवर किया है। आपको हैंड आउट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए चाहते हैं तो आज का जो टॉपिक था वो ड्रग रेजिस्टेंस एंड एंटीबायोटिक पॉलिसी पे था। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी, अब हर हफ्ते 2 होगी, नेक्स्ट हमारी मिड ऑफ दिस वीक होगी, ठीक है। हो सकता है कि वो या वेनेसडे को हो या थर्सडे को हो, जो भी होगा आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आज आपका कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ लो। सर मेरे ना एक क्वेश्चन है कि जी। जैसे हम पे रेजिस्टेंस तो वो होता है ना, लाइक जो कि टोटली डिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस ना, हाँ है ना। तो सर जैसे अगर हम पेशेंट का वो भेजते हैं, कल्चर भेजते हैं ना, हाँ तो उसमें आता है कि MDRI या MRSA है ना। हाँ हाँ तो सर जो MDR होता है वो तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता है ना। हाँ तो हाँ रेजिस्टेंस तो वो होता है कि मतलब ये हाँ वाली जो एंटीबायोटिक है ये पेशेंट हाँ पे वर्क नहीं करेगी, और हाँ सेंसिटिव एक होता है कि ये वाली वर्क करेगी। हाँ हाँ हाँ, सर मुझे ना इसमें एक कंफ्यूजन है, जैसे क्योंकि वो उसमें तो हम वो वाला बोर्ड लगा देते हैं कि हाँ ये वाला जो है ये पेशेंट जो है ये MDR है ना। तो हाँ और अभी जो आपने मुझे बताया था, जो मतलब टॉपिक हमने पढ़ा है वो हमने यही हाँ पढ़ा है ना, ड्रग रेजिस्टेंस। हाँ तो हाँ। इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा। देखो, आपको यहाँ पे हम जो बोर्ड लगा देते हैं MRSA का, VRSA VRE वगैरह जो होते हैं ना, CRE है ना, और ये MDRA पॉजिटिव वगैरह, ये सब चीजें, ये सारी एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है,
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया है। इसमें हमें ये करना होता है कि हमें जो डॉक्टर्स बताते हैं कि आपको कौन सी फाइल के ऊपर लिख देते हैं बहुत बार, तो कहीं कहीं पे तो बोर्ड की फैसिलिटी होती है, कहीं कहीं पे फाइल के ऊपर लिख देना होता है। तो ये एक्चुअल काम जो होता है ना, ये लिखने का और ये बताने का, ये तो नर्सेस को बता रहे हैं, वैसे देखा जाए तो ये डॉक्टर्स के इसमें आता है। ये तो आपको बता दिया इसलिए आप कर रहे हो, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, क्लिनिशियंस हैं या इंटेंसिविस्ट हैं, आप एज ए आईसीएन भी होंगे, अभी तो आप नर्स हो लेकिन कल को आईसीएन होंगे ना, तो आपको अपने स्टाफ को यही बताना है कि ये जो चीजें होती हैं, जो फाइल पे लिखने वाली या ये चीजें, ये आपको ये नहीं करनी है। बस स्टाफ को ये ध्यान में रखना होता है, अगर एमआरएसए या एमडीआरए या वीआरए या जो भी कोई ऐसी आ रही है, तो ऐसी कोई एंटीबायोटिक इसको ना मिले, इसलिए वो फाइल के ऊपर या बोर्ड के ऊपर लिख दी जाती है। ठीक है, इन केस बाय चांस एक ही डॉक्टर नहीं होता, अलग अलग डॉक्टर्स आते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में कुछ आया था, दूसरे दिन अब डॉक्टर्स भी क्या होते हैं, कुछ कुछ ऑन कॉल होते हैं, कुछ रेगुलर होते हैं। ठीक है, ऑन कॉल वाले ने रिपोर्ट वगैरह देखी और लिख दिया कि भाई हाँ, ये वीआरई है। ठीक है, वीआरई लिखने को बोल दिया, तो ताकि बाकी डॉक्टर्स को भी नॉलेज में रहे कि उन्हें ये इससे रिलेटेड मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, ऐसी एंटीबायोटिक को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये वीआरए रेजिस्टेंस है इसके अंदर। ठीक है, तो और ये लिखने का काम हो गया नर्सेस का, ये इनके ऊपर नहीं आता, ये प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है कि ऐसी कोई एंटीबायोटिक इनको ना मिल जाए, क्योंकि इसके अंदर ये बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रखा है। ठीक है, तो जब भी आप कभी बोर्ड पे देखो या फाइल पे देखो, तो आप समझ जाओ कि ये किससे रेजिस्टेंस है, कि कौन से बैक्टीरिया से रेजिस्टेंस है। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे, ये मल्टीपल एंटीबायोटिक के भी मिल सकते हैं आपको। हो सकता है कि एमआरएसए, वीआरएसए, वीआरई, ईएसबीएल भी होता है एक, है ना, सीआरई भी होता है, कुछ मुझे याद आ रहे हैं। तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं कि इनको ये रेजिस्टेंस है, और इनको इससे रिलेटेड जो एक लिस्ट आती है। ठीक है, मैंने जैसे बताया था ना, रिजर्व्ड एजेंट, रिस्ट्रिक्टेड एजेंट। ठीक है, उस लिस्ट के हिसाब से वो मेडिकेशंस इनको ना मिले। और ये जो लिस्ट है वो नर्सेस को याद तो होती नहीं है, और ना नर्स के साथ में शेयर होती है, क्योंकि ये क्लिनिशियंस के साथ में शेयर होती है, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, हमें तो काम होता है कि जो मेडिकेशंस लिखी है, प्रिस्क्राइब की है, उसको किस किस डोज में देना है, और उस डोज को टाइम टेबल को और ड्यूरेशन को फॉलो करना है, और रूट को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी आईसीएन का काम क्या होता है, मेन जो काम होता है आईसीएन का, कि पेशेंट आता है, एडमिट होता है, उसका डायग्नोसिस क्या था, डायग्नोसिस निकला कि चलो उसको कोरोना है समझो। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है, साथ ही साथ उसके कल्चर टेस्ट वगैरह और भी टेस्ट करवा ही लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि ड्रग रेजिस्टेंस उसके बॉडी में क्या है। अब पेशेंट आके डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, गया, फाइनल फाइनल डायग्नोसिस पे इस पे गया था, लेकिन 3 दिन के बाद अगर वो आ रहा है, वापस एडमिट हो रहा है, तो आप किस डायग्नोसिस से हुआ, क्योंकि कभी कभी होता है इन्फेक्शन उसके बॉडी में हो गया होता है, डिस्चार्ज करके जाता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन लेके जाता है वो। ठीक है, अब ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन था ना, वो क्या था, वो जो वापस आया उस कंप्लेंट से, उसमें आईसीएन रोल प्ले करती है कि वो कौन सा इन्फेक्शन था। ठीक है, सर्जरी हुई, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो गया उसको डिस्चार्ज के बाद, वो 1 महीने के अंदर अगर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो गया, तो आईसीएन को एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि भाई पेशेंट की सर्जरी तो हुई थी, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर अगर वो इस इन्फेक्शन, उसको जो भी इन्फेक्शन हो गया साइट पे, उस कंप्लेंट से आ रहा है, तो उसकी एक रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, तो मेन जो आपका ये है ना, बोर्ड फाइल पे लिखा होगा एमआरएसए वगैरह, तो ये जस्ट एक आपके नॉलेज के लिए होता है, मेन नॉलेज के लिए डॉक्टर्स के लिए होता है। ठीक है, और नर्सिस को इसलिए बोल देते हैं कि भाई आप भी ध्यान रखना कि ये एमआरएसए वाला है, कम्युनिकेबल। और एक और चीज मैं बता दूं, एमआरएसए, वीआरए, ये सारे कम्युनिकेबल बैक्टीरिया है। कम्युनिकेबल मतलब एक से दूसरे को होने वाला, उसके बॉडी में रेजिस्टेंस था, दूसरे को भी हो सकता है, तो प्रिकॉशन रखे नर्सेस कि यूज ऑफ ग्लव्स हो गया, हैंड हाइजीन हो गया। ठीक है, उसके जो लिनन चेंज होते हैं, कपड़े चेंज होते हैं मॉर्निंग में, तो आपको हाउसकीपिंग को अवेयर कराना है कि ये एमआरएस से रिलेटेड है, इसमें भी कम्युनिकेबल बैक्टीरिया है। तो ऐसी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन के लिए ये फाइल पे मेंशन होता है। ठीक है, एक तो डॉक्टर की नॉलेज के लिए, जो भी दूसरा कोई डॉक्टर आके देखता है उसके नॉलेज में रहेगा, स्टाफ की सेफ्टी के पर्पज से भी लिखा जाता है कि वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। ठीक है, और ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, ये दोनों प्रिकॉशन को ध्यान में रखे। ठीक है, तो ये चीज है, समझ में आया? और कोई क्वेश्चन?
सर इन पेशेंट को आइसोलेट भी कर सकते हैं? आइसोलेट तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखा जाए ना ये रेजिस्टेंस है ना बहुत कॉमन है, आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया, और सबको आइसोलेट करने जाए ना तो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर उतना ये नहीं है, वाइड नहीं है, एडवांस नहीं है। बस ये है कि हमें स्टैंडर्ड और ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन का ध्यान रखना होता है केयर लेते वक्त। और कॉमनली देखा जाए ना ये रेजिस्टेंस हम सबकी बॉडी में पाया जाएगा। ये जितने भी एंटीबायोटिक रिलेटेड रेजिस्टेंस है ना, मैंने 2013 या 14 में कुछ एम्स में टेस्ट कराया था, जस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को देखने के लिए कि मेरी बॉडी में क्या क्या रेजिस्टेंस है और क्या क्या केमिकल मुझे फ्यूचर में काम करेंगे और कितना करेंगे और किससे मुझे साइड इफेक्ट है, ऐसा है। तो एक मैंने टेस्ट एम्स में करवाया था, बहुत पहले की बात है, 4-5-6 साल हो गए होंगे शायद। तो यही देखने के लिए कि हम तो है, जैसे आप बोलते हैं ना टीबी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 80 या 85% लोगों को टीबी है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी उसको ऐसा रखती है कि वो ये नहीं होता। और खास तौर से हॉस्पिटल में जितना काम करते हैं, हमारे एक डॉक्टर थे मनोज गोयल, तो इंडिया के बहुत टॉप पल्मोनोलॉजिस्ट में से आते हैं। उन्होंने बताया था हेल्थ केयर वर्कर्स हर एक को टीबी हो रखा होता है, हर एक को, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको नहीं हो, ठीक है। तो यही चीजें होती है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी उसको ये नहीं Excuse me, होती। यस जी अवधेश। सर जो ट्यूबरक्लोसिस हर बंदे के अंदर होती है सर, लेकिन उसकी हाँ जो वायरुलेंसी होती है सर वो वीक होती है, इसलिए वो वीक ग्रो। होती है, हाँ हाँ, इसलिए ये जी नहीं सर। होती, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी की वजह से वो वीक होती है ना, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है इसलिए वो ये नहीं हो पा रहा। और कोई क्वेश्चन? जी थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। एक्सक्यूज जी मी राखी। हाँ सर, वो जो रजिस्ट्रेशन करा था ना स्टार्टिंग में मेरा, मैंने बोला था ना आपको कि वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, वो सर अभी जो वो हो ही नहीं पा रहा है। नहीं, वो रजिस्ट्रेशन जो अभी लास्ट हमारा ये हुआ था यूके इमिग्रेशन के ऊपर, उसका वो वाला हाँ जी। रजिस्ट्रेशन। अच्छा, उसमें नहीं क्या नहीं एरर आ सर, रहा है? वो तो नहीं सर, मैंने आपको जो पहले बताया था, जब ये कोर्स स्टार्ट किया था ना, इस कोर्स हाँ के हाँ लिए हाँ, रजिस्ट्रेशन करना था ना, जो पासवर्ड वगैरह भी डाला था। वेबसाइट वाला, वेबसाइट हाँ जी, हाँ जी सर। इसी पे करने पड़ते हैं। इसमें क्या आ रहा है वो मुझे है ना आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। सर मैंने किया था आपको शेयर, अच्छा किया था वो, किया था। वो मैं देख अभी तक लूंगा। भी ठीक नहीं हुआ था। अच्छा, मैं देख लूंगा, ठीक है। हाँ या एक्चुअली ठीक है हमारा सर। जो आईटी डिपार्टमेंट है ना यूएसए में है, ठीक है, अमेरिका में। और हाँ वो सर। आईटी डिपार्टमेंट भी ऐसा होता है ना, मैं सोच रहा था, अब जैसे आपके इसमें 0 कोर्स दिखा रहा होगा सबके इसमें, तो मैं सोचा था एक बार सबका फाइनलाइज हो जाए, सबका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाए, और फिर हम आईटी वालों से, क्या है ये आउटसोर्स है, हमारे पर्सनल आईटी डिपार्टमेंट नहीं है, आउटसोर्स आईटी की हम ये लेते हैं, क्योंकि जो वेबसाइट हैंडल करते हैं। तो एक साथ हम सबका नाम दे देंगे ताकि सबके इसमें कोर्स ऐड हो जाए। कोर्स ऐड जो हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ आपको क्विज और फाइनल एग्जाम, जो लास्ट में ये जो फाइनल एग्जाम है, ये करने के लिए है आपका लॉगिन। और कुछ ये जो मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ये हैंडआउट्स है ना, हर एक टॉपिक के नीचे कुछ ना कहीं आपको हो सकता है कि कुछ मटेरियल मिल जाए, ठीक है, डाउनलोड करने वाला। जिसमें हैंडआउट लिखा होता है ना वही डाउनलोड होता है, जिसमें प्रेजेंटेशन लिखा होता है वो डाउनलोड नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी चीज है, तो मैं सोच रहा हूँ इस हफ्ते मैं करवा दूंगा वो सारी चीजें, सबके इसमें कोर्स भी ऐड करा दूंगा, क्योंकि अब टाइम भी हो गया है, ठीक है। और अब इस बार हर हफ्ते 2 क्लासेस हुआ करेगी, ताकि ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाए। ओके। सर आप और एक ना रजिस्ट्रेशन जो आपने अभी बोला था ना कि आप रजिस्ट्रेशन हाँ करा दो। सर मतलब मेरा जो है ना यूपी का रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि मैंने जो ट्रेनिंग की थी वो लखनऊ से की थी। हाँ बट ठीक है। अभी, और मैं रहने वाली यूके की हूँ, तो मैंने अभी ना उत्तराखंड का करवाया है, बट वो मेरा अभी तक आया नहीं है। अच्छा, तो हाँ, तो आपने बोला था ना कि आप कर, मतलब मैंने आईएलसी वाला नहीं करा रखा है, तो उससे कोई इशू तो नहीं होगा ना? ये आप बाहर जाने से रिलेटेड पूछ रहे हो? बाहर जाने, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, तो आपका यूपी का था और आपने अब उत्तराखंड से करवा दिया है, हो अभी बट अभी बस वो मेरा आपको मिला नहीं है हार्ड कॉपी नहीं मिली है, लेकिन वैसा आपको अभी नहीं। प्रोविजनली हो गया है आपका, है ना? हाँ मतलब अभी तक उन्होंने कोई अपडेट भी नहीं दिया है मुझे। उन्होंने बोला था कि 1 ईयर के बाद हो जाएगा। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब भी हम करवाते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने में तो हमारा ट्रांसफर हो जाता है ना। और फिर भी आप अपडेट्स लो, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले है ना, इनके पीछे पड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं तो फिर करते हैं। अब जब डीएनसी का मुझे पता है कि यूपी से बच्चे डीएनसी में करवाते हैं तो इमीडिएटली हो जाता है, बस उनकी फीस भरो, और वो डीएनसी तो डॉक्यूमेंट। मैंने कराया था, हो गया था पहले, क्योंकि जब हाँ मैंने हाँ अपोलो में जॉब की थी ना तभी कराया था। हाँ तो वो हाँ, तो अब हाथों हाथ हो गया था।
हाँ, उत्तराखंड का ही आपका जो टाइम लग रहा है ना? हाँ, उनसे बस यही अपडेट्स लग लो, रहा है। 1 साल कोई इतना टाइम नहीं लेता, क्योंकि अगर कल को बाहर जाना है तो 1 साल के बीच में अगर हमारा प्रोसेस आ रहा है तो किसके हम पीछे पड़े, है ना? तो उत्तराखंड वालों, यूनिवर्सिटी में शायद आपको क्या पता विज़िट करना पड़े, लेकिन इतनी चीज़ है कि अच्छा हो गया कि यूपी से आपने उत्तराखंड में ये कर दिया, क्योंकि यूपी वाले है ना, यूपी का अगर आप यूके का इमिग्रेशन का करा रहे हैं ना, मिनिमम 15 से 20,000 रुपए लेते हैं वो। देखा जाए तो ये फ्री है, फ्री में वेरिफिकेशन करना चाहिए, लेकिन यूपी काउंसिल वाले मेडिकल फैकल्टी है ना जो इनकी लखनऊ में, ये 15,000 मिनिमम लेते ही लेते हैं, किसी किसी के 50,000 तक भी लिए हैं, पता है आपको? तो अच्छी बात है कि और लोग पता है क्या करते हैं फिर, अपना यूपी से डीएनसी में करवा लेते हैं, क्योंकि डीएनसी वाले कोई चार्जेस नहीं लेते, सिर्फ 3,500 रुपए चार्ज होते हैं, जो कि ऑनलाइन पे करना होता है, और वो हर एक, जैसे अब यूपी में 5,500 तो भरना ही पड़ते हैं, ठीक है, नीचे वो जो रसीद कटती है, और उनकी जो रिश्वत होती है ना, वो 15,000 से शुरू होती है 50,000 तक। तो यूपी में ये सिस्टम चलता है, बिना रिश्वत के तो काम ही नहीं होता। तो डीएनसी में करवा लो। उत्तराखंड का सही है, क्योंकि उत्तराखंड में भी रिश्वत वगैरह नहीं चलती, सीधे काम हो जाता है। तो आप अपनी हार्ड कॉपी के लिए थोड़ा उनके पीछे पड़ना पड़ता है, या अपडेट लेने पड़ते हैं, कॉल वॉल करो, अगर वहाँ कोई आसपास रहता होगा तो उनको भेज के अपना वो प्रोसेस कंप्लीट करवा लो, क्योंकि ये जो यूके का इमिग्रेशन ना बहुत तेजी से हो जाता है। 3 महीने से लेके 6 महीने के अंदर बच्चा है ना यूके में होता है, अगर वो ओईटी कर ले। अगर ओईटी आईएलटीएस आपके पास में है तो समझो आप वीजा आपके जेब में है, ऐसा है। और इसमें देखा जाए तो ऑलमोस्ट निल खर्चा है। अगर इसमें जो खर्चा होगा ना, मेरे ख्याल से बच्चे का अगर अपनी जेब से जाएगा तो 10-15 या ज्यादा से ज्यादा 20,000 तक का, ऐसा है। नहीं तो पूरा खर्चा यूके उठाता है। आपको यूके जाते ही सारा एक्सपेंसेस, ये सभी एजेंट का, कोई भी एजेंट पकड़ लो, सभी एजेंट का ये होता है कि वो वहीं जाने के बाद आपको बाकी का पेमेंट मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिर्फ ओईटी की फीस देनी है, क्लासेस की फीस देनी है, सीबीटी की फीस देनी है, वीजा की फीस देनी है, और वहां जाके वो सारी रीएम्बर्स्ड हो जाती है, ऐसा है। तो देखा जाए ना तो ये एक ऑलमोस्ट फ्री प्रोसेस है, और वहाँ पे गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है, वो सबसे अच्छी बात है। फैसिलिटीज बहुत हैं, और 3 दिन या 4 दिन ही काम करना पड़ता है। हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, नाइट भी कर रहे हो आप, तो 3 दिन ही काम करना है। क्लिनिक में काम कर रहे हो जो कि जनरल शिफ्ट है, तो आपको सिर्फ 4 दिन काम करना है ना। और एक्स्ट्रा डे काम करने के डबल डबल पैसे मिलते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, और डिपेंड भी करता है कि कौन से ट्रस्ट में जा रहे हो आप। यूके में जा रहे हो तो कौन सी जगह जा रहे हो वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि यूके में बहुत अलग अलग जगह के एक्सपेंसेस अलग है, रेंट अलग है। तो कभी आपका किसी का हो जाए ना, तो मुझसे पूछना कौन सा ट्रस्ट सेलेक्ट करना ज्यादा बेनिफिट रहेगा, कहाँ पे ज्यादा बेनिफिट्स है, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक एक ट्रस्ट की बहुत अच्छे से स्टडी कर रखी है, ठीक है। तो वो चीजें होंगी। और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप लोग? और मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग ये कीजिए। तो आज का मैं सेशन एंड करता हूँ, ठीक है। कोई भी क्वायरी वगैरह है तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना या टेक्स्ट कर देना। तो अब नेक्स्ट क्लास के लिए हम मिलेंगे वेनेसडे या फिर थर्सडे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।